Welcome to the channel, students. My name is Amit Waridi Kilor. In this series, we are doing the modern history for the UPSC prelims and the mains. I've already told you कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो बुक्स करनी है. पूरे के पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिर्फ दो बुक्स सोर्सेज होनी चाहिए, नथिंग मोर देन दैट. द फर्स्ट वन एंड नेसेसरी इज दिस ओल्ड एनसीईआरटी बाय द बिपिन चंद्र. ये पुराने वाली एनसीईआरटी है जो बच्चे पहले यूज करते थे 12th क्लास के अंदर. दिस इज द बेस बुक जिससे आप अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे. इसके साथ साथ एक आप रेफरेंस बुक स्पेक्ट्रम के तौर पे यूज कर सकते हो एंड दैट इज इट. नाउ देयर इज अ थर्ड न्यू एनसीईआरटी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के नाम से, पर इसके अंदर सिर्फ 4 चैप्टर हैं. इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट नहीं है, लेकिन वो 4 चैप्टर हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी वहां से क्वेश्चंस पूछ सकती है. ये जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, ये प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी. जस्ट ट्राई टू रीड इट एंड डू इट वंस. उसके बाद हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इस ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर होना चाहिए, जो कि हमें कम से कम नहीं तो 3 या 4 या 5 बार रिवाइज करनी पड़ेगी. एंड द चैप्टर्स विच आर नॉट गिवन इन द ओल्ड एनसीईआरटी विल देन एक्चुअली हैव टू बी डन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम. Then we have already in the lecture number 1 हमने इसका पहले वाला चैप्टर कर लिया है. The first chapter is titled as the decline of the Mughal Empire. दो एक बार हम बिगिन कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर दोबारा से आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली उस पीरियड को कहते हैं जो कि ईयर 1700 से लेके 1950s तक के बीच का आता है. नाउ पूरे के पूरे प्रीलिम्स का सिलेबस, दिस इज द होल प्रीलिम्स सिलेबस. मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ 1850s के बाद से लेके 1950s तक की हिस्ट्री आती है. सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. यस, मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस का पार्ट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स वो 1700 से लेके 1950 तक क्वेश्चन पूछते हैं. लेकिन मेंस में स्पेसिफाई किया गया है कि मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट वुड बी पोस्ट 1850s. मतलब कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 1850 होता है, 1840 1830s के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट जनरली 1850 से पहले वाले क्वेश्चंस मेंस में अवॉइड करती है यूपीएससी. This period of 1850s to 1950s is called as the Indian National Movement. तो पूरे का पूरा सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री का है 250 साल का, लेकिन जो लास्ट के 100 इयर्स हैं उनको बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट के सब टॉपिक की तरह अंडरस्टैंड किया जाता है. नाउ व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो 1700 से 1850 है, इसके बीच में क्या पढ़ा जाता है. नाउ सबसे पहले दिस पीरियड ऑफ द 1700 टू 1850, दिस इज अबाउट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. ये ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को कॉन्कर किया था उसकी हिस्ट्री है प्राइमरली. और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ दो भूमिका बांधने के लिए, टू कॉन्टेक्स्ट देने के लिए दो और चैप्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर किस प्रकार से डिक्लाइन हुआ था, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ एंड दैट पॉलिटिकल वैक्यूम वाज बेसिकली फिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड हाउ दीज ब्रिटिशर्स बेसिकली केम टू इंडिया, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे इंडिया को कॉन्कर किया, विच टुक देम अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स. 1757 से लेके 1858 तक इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय ए प्राइवेट कंपनी कॉल्ड एज द ईस्ट इंडिया कंपनी. वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको ये 1750 से लेके 1858 टू बी मोर प्रिसाइज, दिस इज द पीरियड विच इज कॉल्ड एज द कंपनी रूल. एंड देन 1858 से लेके 1947 तक there was a particular event in 1857 which was called as the revolt, the Sipahi mutiny or the first war of independence as it is called is retrospectively. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स ने एक पार्लियामेंट में लॉ पास किया और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको लिक्विडेट कर दिया, और जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया. So since 1858 to 1947 this period is called as the British Raj. So we were ruled by Britishers for approximately 200 years, but for the first 100 years that rule was being controlled by the East India Company, a private company of the Britain. And for the last 100 years, यानी कि 1858 से 1947 तक, it was directly ruled by the British Parliament. Now, जब भी हम कभी भी हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जनरली स्पीकिंग जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी बिगिनिंग औरंगजेब के डेथ के बाद मानी जाती है, दैट इज दी 1707. तो 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है उसके बाद there is a decline of the Mughal Empire. Now, Mughal Empire was founded in 1526 by the Babur. बाबर के फाउंड होने के, बाबर के एस्टैब्लिश करने के बाद मुगल एम्पायर ने इंडिया के ऊपर रूल किया था अप्रॉक्सीमेटली फॉर 200 years as the biggest political power. But after 1707, we see that there has been general decline in the military power, in the administrative power, in the economic power of the Mughals. And that decline हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मुगल पावर्स का क्यों डिक्लाइन होता है. नाउ इसके बाद मुगल पावर के डिक्लाइन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ड्यूरिंग दिस टाइम जब मुगल पावर डिक्लाइन हो रही थी, मुगल पावर जब डिक्लाइन हो रही है तो देयर आर अदर रीजनल पावर्स विच आर राइजिंग.
रीजनल पावर्स विच आर राइजिंग। तो जो ये सेकेंड वाला चैप्टर है, दिस इज व्हाट that chapter is trying to explain the Indian states and the society in the 18th century। मतलब कि 18th century के अंदर जो इंडियन पावर थी, कौन कौन सी ऐसी लोकल किंगडम्स थे जो कि मुगल पावर को चैलेंज कर रहे थे और मुगल पावर को डिफीट कर रहे थे। नाउ द स्टोरी एक्चुअली इज दिस कि दीज रीजनल पावर्स, वन ऑफ दीज रीजनल पावर्स कुड हैव बिकम सो पावरफुल कि वो बेसिकली मुगल पावर को रिप्लेस कर देते, बट इंसिडेंटली इन रीजनल पावर्स को और मुगल पावर्स दोनों को मिला के बेसिकली ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट कर दिया। तो द फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे कि ये जो रीजनल पावर्स हैं, ये कौन कौन सी रीजनल पावर्स उस समय देश में एग्जिस्ट करती थी, और देन द थर्ड चैप्टर विल बी रिलेटेड टू दिस ईस्ट इंडिया कंपनी कि कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों को, मुगल पावर्स को भी रिप्लेस कर देती है और जो ये आने वाली, उसके डिक्लाइन के बाद जो ये आने वाली रीजनल पावर्स थी उसको भी डिफीट कर देती है। नाउ दिस इज द चैप्टर दैट एक्चुअली टेल। तो जब मुगल एम्पायर बेसिकली खत्म हो रहा था तो उसके पॉलिटिकल सिस्टम जब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, तो इन द प्लेस ऑफ द मुगल एम्पायर देयर वर सेवरल इंडिपेंडेंट एंड द सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट वर बेसिकली जर्मिनेटिंग, थोड़ी सी वो डेवलप होने लग रही थी, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा किंगडम। नाउ रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुगल पावर पावरफुल था तो बंगाल, अवध, हैदराबाद ये सब के सब मुगल पावर के, मुगल्स के प्रोविंसेस हुआ करते थे। सो बंगाल वाज अ प्रोविंसेस ऑफ द मुगल, अवध वाज अ प्रोविंस ऑफ द मुगल, हैदराबाद वाज अ प्रोविंस ऑफ द मुगल, मराठा किंगडम के अंदर बहुत सारा सा जो एरिया था दैट वाज अ प्रोविंस ऑफ द मुगल। मुगल पावर जैसे जैसे डिक्लाइन होनी हुई, ये प्रोविंस अपने आप में एक प्रकार से इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, राइट। इट इज दीज पावर्स जिन्होंने बेसिकली ब्रिटिश अटेम्प्ट को भी चैलेंज किया था। Some arose as a result of the assertion of autonomy by the governors of the Mughal provinces, other were as the product of the rebellion against the Mughal authority। तो जब मुगल्स डिक्लाइन होने लगे तो देयर वर टू वेज टू डेवलप द टू न्यू काइंड ऑफ द स्टेट्स। एक तो वो स्टेट्स थे जो कि मुगल्स के गवर्नर उन प्रोविंसेस को हैंडल करते थे और धीरे धीरे वो गवर्नर अपने आप में इतने पावरफुल हो गए कि दे काइंड ऑफ डेवलप्ड एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड देन देयर वर सम स्टेट्स जैसे कि मराठास जो थे, they were basically rebelling against the Mughals, and they actually ended up establishing an independent kingdom। So दो specific lens से उन अलग अलग क्या नाम है स्टेट्स को अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पे अगर हम मराठा किंगडम्स के बारे में बात करें तो मराठा किंगडम एक ऐसा स्टेट है जो कि रिबिलियन की वजह से जन्म लेता है, वेरएज बंगाल और अवध एक ऐसी स्टेट्स हैं जो कि प्रोविंसेस हैं बेसिकली मुगल्स के, लेकिन इनके गवर्नर इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो खुद को अपने आप को ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट मानने लग गए हैं। तो रूलर ऑफ दीज स्टेट्स एस्टैब्लिश बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर, खुद का अपना इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बना लिया। दे ऑल्सो गॉट सम सक्सेस, लोअर लोकल ऑफिशियल्स को, चीफ और जमींदारों को इन्होंने अपने अंदर कंट्रोल कर लिया। द पॉलिटिक्स ऑफ दीज स्टेट्स एज द हिस्ट्री वुड से दे वर जनरली नॉन कम्युनल और द सेक्युलर, और जनरली इनके रूलर्स की जो मोटिवेशन थी वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्म्स थी। व्हेन सिटिंग इन द 21st सेंचुरी जब हम अपने लेंस से देखते हैं तो कभी कभी हमें जो रूलर्स होते हैं, जो जमींदार्स हैं या फिर जो भी एक्टर्स हैं, उनके रिलीजन के बारे में फोकस करना पसंद आता है, बिकॉज वी कैन सी थ्रू द रिलीजन दैट इट माइट बी अ वॉर दैट दे आर फाइटिंग ड्यू टू रिलीजन और समथिंग एल्स। हाउएवर हिस्टोरियंस जनरली ये देखना पसंद करते हैं कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी जो भी इंडिया के अंदर वॉर्स हो रही थी उसमें रिलीजन जो था वो प्राइमरली एक बैकफुट था। देयर वर सम ऑब्वियसली रिलीजियस फैनेटिक पीपल जो कि रिलीजन को फोर फ्रंट पे रखते थे, बट जनरली स्पीकिंग हिंदू राजा और मुस्लिम राजा उसके बीच में जो वॉर थी वो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती थी, ना कि रिलीजन की वजह से। दीज रूलर्स रिलीजियस ग्राउंड्स के पे जनरली डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में। तो हम जो मुस्लिम रूलर्स हैं देखेंगे कि उनके जो जनरल्स और गवर्नर्स हैं वो हिंदू होते हैं। हम जो हिंदू रूलर्स देखेंगे उनके साथ जो मिलिट्री जनरल्स हैं और उनके जो क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी मुस्लिम्स होते थे। देयर वाज अ complete secularism, if we can say that word, in the context of the 18th century states. Civil और जो military, they did rebels against the authority, pay much attention to the religion of the rulers. तो जनरली स्पीकिंग जो रिबिलियन है या फिर जो बेसिकली एक दूसरे के साथ वॉर हो रही है उसके रीजन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल है रादर देन द रिलीजियस एजेंडा। नाउ कोई भी स्टेट्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली डिडंट सक्सीड इन अरेस्टिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। व्हेन वी सी इट कि भाई अभी हम बहुत सारी कम से कम 8 से 9 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन 8 से 9 जो स्टेट्स हैं उनमें से कोई भी जो इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में से गुजर रहा था इसको अरेस्ट नहीं कर पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्चुअली हैव अ लुक एट इट। सी this is the India in 1751. Now this whole country, this whole area was basically being controlled by the Mughals at that time. पर यहाँ पे 1751 के दौरान अगर आप देखोगे so this Mughal kingdom has been actually limited to only this area.
तो जो ये अवध का एरिया है, जिसको अवध या फिर ओध, दी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एरिया, दिस एरिया स्पेसिफिकली एक प्रकार से एक मुगल्स प्रोविंस था, लेकिन यहां का नवाब इतना पावरफुल हो गया कि वो इसको इंडिपेंडेंटली चलाने लग गया। सिमिलरली जो ये बंगाल का एरिया है, दिस वाज ए प्रोविंस, एक सुबा था, सुबा एज इन दिस इज द वर्ड सुबा, Subha means province of the Mughals. Similarly, the Rajputs who were in sort of a subsidiary alliance with the Mughals became independent and became powerful. Similarly, this Maratha confederacy out of rebellion, when the Mughals became weak, they became powerful and they actually ended up getting a lot of almost the whole of the Middle India in under them. Then similarly this Hyderabad was a Subha or the province of the Mughals, जो कि एक अलग से सेपरेट स्टेट बन गया। ये जो कार्नेटिक का एरिया है ये एक प्रकार से मुगल्स का प्रोविंस था, ये भी बेसिकली इंडिपेंडेंट बन गया। दिस एरिया ऑल्सो डेवलप्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम ए सेपरेट एंसिलरी स्टेट्स। तो ये जो सारी की सारी जो सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इसी को हम बेसिकली अब चैप्टर पे पढ़ रहे हैं। द थ्योरी इज दिस कि जब मुगल पावर डिक्लाइन हो रही थी तो इनमें से कोई स्टेट क्यों राइज होके ऑल पैन इंडिया पावर नहीं बन पाई, रादर देन सम एक्सटर्नल फोर्स जो ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली किस प्रकार से इन सबको डिफीट करके। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, द कॉन्करिंग ऑफ द इंडिया इज बेसिकली द स्टोरी कि ब्रिटिशर्स कैसे बंगाल को हराते हैं, कैसे बेसिकली मराठास को डिफीट करते हैं, कैसे मैसूर को डिफीट करते हैं, कैसे कार्नेटिक को डिफीट करते हैं, कैसे अवध को एक्वायर करते हैं, कैसे राजपूत के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं, कैसे अफगान्स को डिफीट करके। So this process of taking control of the whole India happened from 1757 to 1858. तो मतलब इंडिया को एक दिन में या एक डेकेड में कॉन्कर नहीं किया गया था। इट टुक 100 years टू बेसिकली कॉन्कर द इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। बट हम डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हम एक बार बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड डिफीटिंग ऑल ऑफ देम, हु आर ऑल दीज स्टेट्स जो कि हमारे देश में उस समय बनी हुई है। लेट्स ट्राई टू सी दिस नाउ। जमींदार और जो जागीरदार थे जिनका नंबर रेगुलरली बढ़ता रहा था, वो बेसिकली जो एग्रीकल्चर से इनकम हो रही थी उसके ऊपर फाइट करते रहते थे। द कंडीशंस ऑफ द पेजेंट्री कंटिन्यूज टू बी डिटोरेट फ्रॉम इन द 18th century। जितने भी स्टेट्स थे दे प्रिवेंटेड द ब्रेकडाउन ऑफ द इंटरनल ट्रेड, ट्राई टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, बट उन्होंने स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्टेट को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ नहीं किया। दैट वाज इट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो कि 18th century में एग्जिस्ट करती है। लेट्स गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट अगेन। मुगल पावर डिक्लाइन होने के बाद जब मुगल खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, तो इंडिया में इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगती हैं। ठीक है, हु आर दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स हु हैज द पावर टू चैलेंज द मुगल अथॉरिटी एंड पावर टू चैलेंज द ब्रिटिश पैरामाउंसी। सबसे पहले द हैदराबाद एंड द कार्नेटिक। हैदराबाद एंड दी कार्नेटिक, ये अभी हमने देखा, ये दो चीजें हैं। ये वाला जो एरिया है, एक तो ये वाला हैदराबाद वाला एरिया और ये कार्नेटिक वाला एरिया। ठीक है, दीज आर दी टू एरियाज। ये दोनों के दोनों मुगल्स के अंडर आते थे। ये जो हैदराबाद का जो प्रोविंस है, दिस वाज अंडर दी वजीर, अंडर दी वाइसरॉय और दी वाइसरॉय वुड बी द करेक्ट वर्ड, अंडर दी वाइसरॉय ऑफ द मुगल्स। और इसी के अंडर, इस वाइसरॉय के अंडर आता था कार्नेटिक। But after the decline of the Mughal in 1830s, in 1730s के दौरान ये दोनों की दोनों जो प्लेसेस हैं, ये दोनों के दोनों जो एरियाज हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। So the state of Hyderabad was founded by the Nizam ul Mulk असफजान in 1724। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ये निज़ाम उल मुल्क असफजां है, ही वॉज बेसिकली द वजीर ऑफ द मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह का वजीर था। Now, Muhammad Shah is the Mughal emperor who ruled from 1719 to 1748. इसका नाम रंगीला भी था because he was actually much into luxuries and the pleasures। तो इसको हिस्ट्री में रंगीला भी कहा जाता है। And these were the last 30 years जहाँ पे शायद मुगल एम्पायर को एक बार दोबारा से स्टेबलाइज किया जा सकता था। बट जो इसका वजीर था, द निज़ामुल मुल्क असफजहाँ, ये स्पेसिफिकली अपनी पोस्ट से रिजाइन करके 1724 में ये साउथ में डेक्कन में चला गया और इसने वहां की परमानेंट वाइस रॉयल्टी ले ली। He forced the emperor to give him the permanent viceroyalty and he founded the state of the Hyderabad also, and he founded the Asaf Jahan dynasty named after him।
ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग नोबल्स ऑफ द पोस्ट औरंगजेब एरा। औरंगजेब के बाद जो इंपॉर्टेंट नोबल्स थे, एक तो स्पेसिफिकली ये असफ जहां यानी कि निजाम उल मुल्क था, उसके बाद जुल्फिकार खान था और उसके बाद सैयद ब्रदर्स थे। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ही वॉज द पर्सन हु बेसिकली ओवरथ्रू द सैयद ब्रदर्स एंड ही रीएस्टैब्लिश्ड बिकेम द डेक्कन। नाउ 1720 से 1722 तक he established his hold over the Deccan and 1722 से 24 तक he was basically the वजीर of the empire। बट ये धीरे धीरे डिस्गस्ट हो जाता है एम्परर मोहम्मद शाह से, एंड ही बेसिकली गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि वो जो भी कुछ ढंग का करने का या एम्पायर को बेसिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, उसको जो एम्परर है बिजी इन हिज लग्जरीज एंड बिजी इन हिज प्लेजर्स, वो उसको डिसओरिएंटेट कर देता डीओरिएंट कर देता है। सो ही डिसाइड्स टू गो बैक टू द डेक्कन जहां पे वो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर सकता था। And here onwards, he basically lays the foundation of the Hyderabad state. He never openly declared his independence from the central government, but in practices, he acted like an independent ruler, right? So in theory, in legal speak के अंदर जो हैदराबाद है वो एक प्रकार से मुगल का प्रोविंस है, बट इट इज बीइंग रूल्ड बाय असफ जहां जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। वो ऐसे कोई स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है जो एम्परर देता है, एंड बिकॉज एम्परर इज इन दिल्ली एंड ही इज इन द डेक्कन, देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस, होल लॉट ऑफ डिस्टेंस, तो उसकी वजह से ये मतलब फुल ऑल पावरफुल बन के इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल करता है, एंड दिस बिकम्स द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द हैदराबाद फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। खुद अपनी मर्जी से वॉर्स वेज करता था, अपनी मर्जी से बेसिकली पीस कंक्लूड करता था, टाइटल्स देता था, जागीर देता था विदाउट रेफरेंस टू दिल्ली, एंड इन जनरल ही हैड अ टॉलरेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स द हिंदूज। एक हिंदू पूरन चंद बेसिकली उसका दीवान भी था। दीवान इज द सॉर्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ किंग ऑफ अ नवाब, राइट। नाउ ये इसी प्रकार से प्रीलिम्स में छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूरन चंद वाज अ दीवान, एंड देन दे कैन गिव यू 4 ऑप्शंस एंड यू कैन फिगर इट आउट, राइट, however any which way. So generally if you have the books, basically start marking these minor details which can be helpful in the exams. पूरन चंद तो उसने पूरी की पूरी कंसोलिडेट कर ली अपनी पावर को डेक्कन पे। ही फोर्स्ड जो भी बड़े बड़े जमींदार थे कि अपनी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करे, एंड ही ऑल्सो वॉज एबल टू केप द मराठास आउट ऑफ हिज डोमिनियंस। ही मेड एन अटेम्प्ट टू रिड द रेवेन्यू सिस्टम फॉर इट्स करप्शन, बट 1748 में इसकी डेथ हो गई, राइट, साइमल्टेनियसली विद द मोहम्मद शाह। हैदराबाद अगेन फेल प्रे टू द सेम सिचुएशन। तो ये हमें बस एक हैदराबाद का छोटा सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और इतना ही कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए हिस्ट्री के अंदर जरूरी है कि हैदराबाद नाम की एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि एक मुगल एम्पायर के वजीर ने इस्टेब्लिश की थी, और वो वहां पे अपना इंडिपेंडेंट रूल चलाने लग गया। दैट इज इट। साइमल्टेनियसली हैदराबाद के नीचे इसके अब नाउ इसी वजीर के नीचे असफ जहां यानी कि इसी के नीचे एक और सब प्रोविंस भी आता था विच इज कॉल्ड एज द कार्नेटिक प्रोविंस। अगर आपको नहीं पूरा का पूरा एरिया पता है तो थोड़ा सा मैप पे एक बार हल्का फुल्का सा पता रहना चाहिए। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी वाइल लर्निंग द मेडिवल एंड द मॉडर्न हिस्ट्री इज बेसिकली टू कीप अ मैप इन द माइंड। तो अगर हमें मैप थोड़ा सा माइंड में रहेगा तो हमें हल्का सा आइडिया रहता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन इट, राइट। सो दिस इज द निजाम डोमिनियंस, ये इसने हैदराबाद बना दिया है, एंड दिस इज द कार्नेटिक। ये दोनों के दोनों हैं मुगल के प्रोविंस। ये सीनियर आदमी है जो हैदराबाद का निजाम है, और इसके अंदर ये कार्नेटिक का भी नवाब आता है। बट कार्नेटिक का नवाब भी बेसिकली एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हो जाता है। नाउ कार्नेटिक वाज वन ऑफ द सुबह ऑफ द मुगल डेक्कन। दिस वर्ड सुबह, दिस इज अ वर्ड ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री, इसका मतलब है प्रोविंस है, प्रोविंस, एंड एज सच इट केम अंडर द निजाम ऑफ द हैदराबाद अथॉरिटी। तो इसी हैदराबाद के निजाम की अथॉरिटी के अंदर आता था। बट जैसे जैसे निजाम खुद इंडिपेंडेंट हो गया था, तो यहाँ का जो डेप्यूटी गवर्नर था कार्नेटिक का, ये अपने आप को कहता था नवाब ऑफ कार्नेटिक, इसने भी बेसिकली वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन से अपना ऑफिस कंट्रोल में हटा लिया था, एंड उसने भी अपने ऑफिस को हेरिडिटरी बना लिया था। नाउ जनरली स्पीकिंग कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो हिस्ट्री की बुक है वो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट देना भूल जाती है। जैसे ये जो वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन है, दिस इज बेसिकली अ रेफरेंस टू दी असफ जहां। अब ऊपर वर्ड वाइसरॉय यूज नहीं किया गया था, ऊपर वर्ड सिर्फ और सिर्फ वजीर यूज किया हुआ था, राइट। ऊपर वर्ड जो था वो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी कई जगहों पर गवर्नर यूज होता है, राइट। सो जनरली स्पीकिंग दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई एक बार हिस्ट्री बेसिकली किसी को साथ में बैठ के पढ़ लेनी चाहिए। Now, thus Nawab Saadutullah Khan of Carnatic made his nephew Dost Ali his successor without the approval of his superior Nizam. After 1740s, the affairs of the Carnatic also deteriorated because of repeated struggle for the Nawabship, and this provided an opportunity to the European trading companies to interfere in the Indian politics. अब ये ना छोटा सा पैराग्राफ है, but it gives you far more lot information than necessary. सबसे पहले एक तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि व्हाट डज दिस मीन कि ये जो स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हो गई है। जनरली स्पीकिंग जो मुगल प्रोविंसेस हैं उनके जो गवर्नर हैं, उनके गवर्नर का नाम किसी को निजाम कहते हैं, किसी को नवाब कहते हैं, किसी को गवर्नर कहते हैं, ठीक है। These people are appointed by the Mughal emperor. But in 1730s we see कि जनरली स्पीकिंग जो भी गवर्नर है, जो भी निज़ाम है, जो भी वजीर है, जो भी क्या नाम है नवाब है, वो ऑटोमेटिकली अपने सक्सेसर को खुद ही अपॉइंट कर रहा है। एक पोस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो एक प्रकार से हेरिडिटरी पोस्ट हो गई है। टेक्निकली स्पीकिंग निज़ाम का जो कार्नेटिक का जो नवाब है, जब नया नवाब अपॉइंट हो तो वो एक प्रकार से हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा होना चाहिए, और अगर हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा नहीं हो तो वो बेसिकली मुगल एम्परर के द्वारा होना चाहिए। दैट वुड एक्चुअली एस्टैब्लिश द लीगल अथॉरिटी कि बेसिकली ओरिजिनली किंग कौन है। बट दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि निज़ाम अपने आप को निज़ाम बनाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट उसका सक्सेसर है निज़ाम है वो उसका ही ब्लड रिलेटिव है। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द कार्नेटिक ऑल्सो। कार्नेटिक का जो नवाब है उसने अपने खुद के भतीजे दोस्त अली को बेसिकली अपना खुद का सक्सेसर अपॉइंट कर दिया। दो इन थियरी इट इज सपोज टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, राइट। नाउ दिस इज द प्लेस, ये जो नवाब सादतुल्ला खान है कार्नेटिक का, यहां पे एक्चुअली में वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि कैसे ब्रिटिशर्स के अंदर पावर आनी स्टार्ट हुई इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में इंटरफियर करने की। तो यहां पर अगर आप देखें कि निज़ाम और कार्नेटिक के बीच में टेक्निकली सब्सिडरी वाली रिलेशन होनी चाहिए थी, बट इनके बीच में फिर बैटल्स होनी स्टार्ट हो गई। हैदराबाद के निज़ाम के बीच में भी जो ये 1748 में हैदराबाद के निज़ाम की डेथ होती है तो यहाँ पे सक्सेशन वॉर्स होती हैं। सिमिलरली जो ये कार्नेटिक है, कार्नेटिक के अंदर भी सक्सेशन वॉर्स होने लगती हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस, कार्नेटिक और हैदराबाद, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन पावर्स यानी कि फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दीज सक्सेशन वॉर्स। तो वो जो कार्नेटिक की जो ये रिपीटेड स्ट्रगल्स थे नवाबशिप के, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फ्रेंच को और ब्रिटिशर्स को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने में, एक दूसरे को बेसिकली बिट्रेयल करने में। नाउ वंस दे स्टार्टेड दीज टू नवाब्स, भाई दो अलग अलग नवाब हैं, नवाबशिप के लिए फाइट कर रहे हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन है, एक फ्रेंच से हेल्प लेने स्टार्ट कर देता है, एक ब्रिटिशर्स से हेल्प लेना स्टार्ट कर देता है। एंड देन दे इन द जो अपने अंदरूनी झगड़े होते हैं उसके अंदर में एक एक्सटर्नल पावर को थोड़ी सी ज्यादा पावर आ जाती है। दीज period of the 1740s to 1760s, basically Britishers and the French were fighting a proxy war amongst the Indian princes, and the war was specifically fought in the Hyderabad and the Carnatic region of the area. And इसके अंदर Britishers were successfully able to defeat the French forces also, और इसीलिए उनकी supremacy थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप हो गई। From there onwards जब फ्रेंच डिफीट हो गए थे तो फिर वो डायरेक्टली इंडियन प्रिंसेस के साथ या इंडियन नवाब्स के साथ फाइट करने लग गए। चलिए सेकंड वाली इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये वाला दूसरा एरिया। नाउ इसीलिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हैदराबाद और कार्नेटिक को बताया जाता है। व्हाई? बिकॉज दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बंगाल। सिमिलरली बंगाल भी एक मुगल का प्रोविंस था, लेकिन वो भी किस प्रकार से, इट ऑल्सो बेसिकली बिकम्स फ्री। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, दो आदमी थे, मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान, इन्होंने भी बेसिकली बंगाल को इंडिपेंडेंट बना दिया। Now Murshid Quli Khan was the governor of the Bengal as late as 1717, ठीक है। 1717 तक वो बेसिकली उसका गवर्नर था, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली रन कर रहा था इवन ड्यूरिंग दी औरंगजेब टाइम फ्रॉम सिंस 1700। Now 1700 में उसका दीवान बना था, दीवान के बाद वो बेसिकली उसका गवर्नर बन गया, एक प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ चीज बन गया। He soon freed himself from central control, दो रेगुलर ट्रिब्यूट दे रहा है एम्परर को, एंड दिस इज द स्टोरी विद एवरीवेयर। Nobody is declaring it that we are absolutely independent, ठीक है, but they are doing it independently। कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है इस चीज को कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। जो स्पेसिफिकली मुगल्स के प्रोविंसेस हैं दे डोंट डिक्लेयर इट कि वी आर इंडिपेंडेंट, लेकिन मुगल्स के जो रिबिलियन स्टेट्स हैं जैसे कि मराठास हो गए, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट देन दी मुगल्स। So he establishes peace by freeing Bengal of the internal and external dangers. And generally speaking, मुर्शिद कुली खान के समय में जो बंगाल था, it was relatively free of uprising. The only three major uprising during his rule were first by the Sitaram Ray, Uday Narayan and the Ghulam Muhammad, and then by Shujat Khan and finally by the Najat Khan. देखो बिपिन चंद्रा जी कभी कभी तो ऐसे जोक लिख देते हैं, मुझे भी कॉमेडी तो लगती है, और आई डोंट नो व्हाई ही डज इट। एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं और उसके बाद मिलके हम सीनियर हिस्टोरियन का मजाक उड़ाते हैं। देखिए ये इनकी, आई डोंट नो हाउ दे डिड इट।
तो मुर्शिद कुली खान जी के बारे में बताया जा रहा है, द थ्री मेजर अपराइजिंग्स, ओके, थ्री ओनली, देयर वर ओनली थ्री मेजर अपराइजिंग्स ड्यूरिंग हिज टाइम, ऑल राइट. द फर्स्ट वन वाज द सीताराम रे, ऑल राइट, एंड देन उदय नारायण एंड गुलाम मोहम्मद, एंड देन by Shujat Khan, and then finally by the Najat Khan. But there are five. This is like I have been slapped by mom only 3 times. 2 in the morning, 1 in the afternoon, and then 1 in the evening, and later on 1 in the night. But that's 5. You got 5 slaps. But you are, I don't know. Okay, nevertheless. So Murshid Quli Khan gave jamidari to his favorite Ram Jeevan. मुर्शिद कुली खान की 1727 में डेथ हो जाती है, एंड हिज सन इन लॉ शुजाउद्दीन रूल्ड बंगाल टिल 1739. अब देखो यहाँ पे इन चीज़ों को याद करने का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका होता है, विच इज बेसिकली टू मेक द नोट्स. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, दीज फर्स्ट 3 चैप्टर्स एंड द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस वाला भी, दे आर ओवरवेलमिंग इन द सेंस बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन 1 पैराग्राफ. कोई बात नहीं, जैसा भी है, हमें ये याद हो जाते हैं, ऐसा मत चिंता मत करना कि ये याद नहीं होते हैं ऑल दीज नेम्स, बट वी जस्ट नीड टू गेट मोर इंफॉर्मेशन और मोर कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू दैट. मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिद कुली खान के बाद जो इनके सन इन लॉ हैं शुजाउद्दीन, ही रूल्स. एंड इफ यू मेक दिस स्मॉल नोट्स, ठीक है, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे नोट्स भी अगर आप बना लेते हैं, देन ऑल्सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व डेफिनेटली द प्रीलिम्स एंड द मेंस क्वेश्चंस. एंड लकीली मेंस में ये वाले क्या नाम है, ये 1750 1700 वाले क्वेश्चंस आते नहीं है, टिल 1739. ग्रेट, perfectly all right. In that year, Alivardi Khan deposed and killed Shujaudeen's son Sarfaraz Khan and made himself the Nawab. अब यहाँ पे बिल्कुल ब्लड पे सिस्टम नहीं चलता है, कोई दूसरे वाला आके, ये अलीवर्दी खान बिहार का गवर्नर था, ही केम टू बंगाल, किल्ड शुजाउद्दीन सन सरफराज खान एंड मेड हिमसेल्फ द गवर्नर. मतलब एक तो मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, ये मतलब पूरी हिस्ट्री में, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंटली डेमोक्रेसी आ गई है जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वरना जनरली स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन को बेसिकली असैसिनेट कर दिया और उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया. अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 सेंचुरी में होते तो दैट वुड हैव बीन अ नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. हाउएवर नाउ killing your political opponent and basically taking his space is kind of not appreciated at all. Nevertheless, तो ये जो 3 नवाब थे, कौन से, ये वाले 3 जो नवाब है, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान, they kind of established Bengal into a independent state. मुर्शिद कुली खान ने एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक्स, रीऑर्गेनाइज्ड द फाइनेंसेस ऑफ द बंगाल, ट्रांसफरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ जागीर लैंड इनटू द खलीसा. खलीसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज बेसिकली द क्राउन लैंड, राइट, जो खुद की क्राउन की लैंड होती है, किंग की जो लैंड होती है. तो इसने बड़ी सारी सी जागीर जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाती थी लैंडलॉर्ड्स को, उसको क्राउन लैंड डिक्लेयर कर दिया. फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट किए, एक नया सिस्टम किया रेवेन्यू फार्मिंग का, एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड दीज एग्रीकल्चरल लोन्स कॉल्ड तक्कावी, राइट. दीज आर दी टर्म्स जिनको आपको इमीडिएटली मार्क कर लेना चाहिए. मार्क नहीं कर लेना चाहिए तो कुछ नहीं, तो अपने यहाँ पे नोट्स में लिख देना चाहिए हल्का फुल्का सा, राइट, दिस इज इट. एंड आपको कभी कभी, एंड रिमेंबर माय स्टूडेंट्स माय डियर, व्हेन यू मेक नोट्स वी आर ऑलवेज इन ट्राइंग टू राइट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. हमारा मन करता है बहुत सारी चीजें देखने के लिए. तो आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हारा मन करेगा कि तक्कवी की डेफिनेशन और लिख लो. जस्ट राइट द वर्ड. इफ यू आर स्टडिंग इट यू विल बी, आई स्वेयर, बट यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन इट्स ओन. आएगा खुद समझ में. He was able to increase the resources of the Bengal government. पर ये जो रेवेन्यू फार्मिंग का जो ये सिस्टम था, इससे इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा पेजेंट्स पे. मोर ओवर ही ओनली डिमांडेड द स्टैंडर्ड रेवेन्यू, इलीगल सेसेस को उसने हटा दिया. ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार्स, ही डिड इट विद द क्रूएल्टी. ये जो किताब है ना, ये वैसे बहुत ही पैराडॉक्सिकल किताब है, कभी आप इसको पढ़ेंगे तो. पहली लाइन में देखो क्या है यार, ये अभी फिर दोबारा से, क्या इसका दोस्त था क्या मुर्शिद कुली खान का विपिन चंद्र? देखना क्या क्या लिखा हुआ है. इवन दो ही डिमांडेड ओनली द स्टैंडर्ड रेवेन्यू, पर ही कलेक्टेड विद अटमोस्ट क्रूएल्टी. ऑलराइट, नेवरदलेस वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है. द पॉइंट इज दैट कि मुर्शिद कुली खान का जो समय था, दिस वाज जनरली सेकुलरिज्म. हिंदूज और मुस्लिम्स बेसिकली कंप्लीटली एम्प्लॉयमेंट में थे. सिविल पोस्ट और मिलिट्री पोस्ट जो थी, दे वर बेसिकली फिल्ड बाय द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. इन चूजिंग द रेवेन्यू फार्मर्स ऑल्सो ही गिव प्रेफरेंस टू द लोकल जमींदार्स एंड द महाजन्स who were mainly Hindus. He thus laid the foundation of a new landed aristocracy in the Bengal. Now this word
थोड़ा सा हल्का सा लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि इसने एक प्रकार से जमींदारों की एक नई क्लास क्रिएट कर दी मुर्शिद कुली खान ने। ऑल द थ्री नवाब, इन तीनों के तीनों नवाब के समय में, recognize the expansion of the trade benefited the people and the government, provided for the safety of roads by establishing thanas and the chowkis. Private trade basically उन्होंने चेक किया, they prevented abuses in the customs administration, and at the same time they compelled the servants of the English East India Company to obey the laws of the land and to pay the same custom duties as were being paid by the other merchants. अब यहाँ पे सॉरी टू से दिस बट हमारी हिस्ट्री की बुक बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के बिना न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करती है, तो चलिए हम थोड़ी थोड़ी सी बताते हैं। अलीवर्दी खान डिड नॉट परमिट द इंग्लिश एंड द फ्रेंच टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज इन द कलकत्ता एंड द चंद्रनगर। नाउ रिमेंबर दिस, ब्रिटिश रूल जो है वो बेसिकली बंगाल से स्टार्ट होता है, ऑलराइट, एंड एज आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम 1608 टू 1750s ब्रिटिशर्स के 3 इंडिपेंडेंट आउटपोस्ट एस्टैब्लिश थे इंडिया के अंदर। वन वाज बॉम्बे, वन वाज मद्रास एंड अनदर वाज दी कलकत्ता। ये 3 आउटपोस्ट थे जो कि ब्रिटिशर्स ओन करते थे। नाउ देयर फर्स्ट फाइट, द फर्स्ट रियल इंडिपेंडेंट फाइट विद द इंडियन नवाब्स स्टार्टेड इन दी बंगाल। वो 1757 में स्टार्ट हुई थी। वो 1757 में इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि जो ये अलीवर्दी खान नाम का दिस गाय अलीवर्दी खान, ओके, दिस इज द गाय, ये बेसिकली जो था ये ब्रिटिशर्स को प्राइवेट ट्रेड नहीं करने देता था। और अगर आपने पहले वाला लेक्चर अटेंड किया था तो यू वुड एक्चुअली रियलाइज कि जो 1717 में फर्रुखशियार नाम का जो मुगल एम्परर था उसने एक फरमान इशू किया था जिससे ब्रिटिशर्स जो थे वो बिना कस्टम ड्यूटी के ट्रेड कर सकते थे बंगाल के अंदर। उसने उनकी वो कस्टम ड्यूटी जो थी माफ कर दी थी। नाउ दिस इज वेयर द एक्चुअल पॉलिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। द मुगल एम्परर फर्रुखशियार इन 1717 इशूड अ फरमान जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने का मौका मिला हुआ है बंगाल के अंदर। बट दैट गाय इज लॉन्ग डेड, वो मर चुका है। और जो ये नए जो क्या नाम है मुगल, ये जो नए एम्परर्स, जो नए नवाब बन रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर अथॉरिटी मोर और सो। तो ये जनरली स्पीकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को वो फरमान यूज करने की कोशिश अलाउ नहीं कर रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी उस फरमान का थोड़ा सा मिसयूज भी करने लगी थी। उसी फरमान से वो बेसिकली जो पास थे वो पास इशू करने लग गए थे थोड़े से इलीगल बिजनेस करने के लिए। तो दे बंगाल के नवाब, they were however short-sighted and negligent in one respect. They did not firmly put down the increasing tendency of the English East India Company. 1707 से लेके to use military force to threaten it use to get its demand accepted. कंपनी ने जनरली 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद जनरली स्पीकिंग किसी न किसी प्रकार के फोर्स का यूज करने लग गई थी अपने किसी भी काम को मनाने के लिए। नाउ दीज नवाब्स इन रेट्रोस्पेक्ट हैड द पावर टू डील विद द कंपनीज थ्रेट, बट दे कंटिन्यू टू बिलीव कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, ये क्या ही हमारी पावर को थ्रेटन कंपनी करेगी। दे कुडंट एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट East India Company was not mere company of the traders, but representative of the most aggressive and the as whole expansionist. I don't know, it was not written here. Some things just came out on its own. So इनकी ignorance और जो lack of contact था, the rest of the world was to cost the state dear. So generally speaking, after the reign of Alivardi Khan and during the reign of Alivardi Khan, अलीवर्दी खान का जो रेन है ये 1739 से स्टार्ट होता है, 1739 से 1756 तक का। दिस इज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स बेसिकली बिकम पावरफुल इन दी बंगाल। और इसी के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो इन बंगाल के नवाब को ओवरथ्रो करके वहां पे अपनी पावर एस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रिटेन का जो रूल है वो इंडिया में स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वेल इन थियरी बंगाल से। सो नवाब ऑफ बंगाल बेसिकली नेग्लेक्टेड, इन्होंने अपनी खुद की एक स्ट्रांग आर्मी नहीं बनाई एंड दे पेड हैवी प्राइस फॉर इट। फॉर एग्जांपल मुर्शिद कुली खान की आर्मी में सिर्फ 2000 कैवेलरी और 4000 इन्फेंट्री थे, मतलब 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सवार। पैदल सवार नहीं होता, पैदल तो खुद ही पैदल चल रहा होता है, वॉक वाले जो पैर पे चलते हैं जो सैनिक। इफ यू वुड हैव बीन इन मेडिवल, ओके लिसन टू मी, बाय द वे, यू टेल मी, अगर आप 18वीं शताब्दी में होते तो आप क्या पसंद करते, कौन से आर्मी में, मतलब इफ यू वर इन आर्मी तो किसमें, या तो वो बंदूक तोपची वोपची है, आर्टिलरी वाले जो लोग होते हैं, या फिर इन्फेंट्री जो कि बेसिकली पैदल चल के, दीज पीपल आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, आई बिलीव यही वाले लोग मरते बेचारे। क्योंकि मैं जितने भी, हैव यू सीन ऑल द मूवी, जो दोज पीपल आर जस्ट वॉकिंग, पीपल आर शूटिंग, दे आर जस्ट डाइंग। आई रियली डोंट नो व्हाट्स द स्ट्रेटजी हियर, नॉट एग्जैक्टली गुड, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस। एंड द कैवेलरी, एटलीस्ट घुड़सवार तो हैं, घोड़े तो हैं, and I don't know, but maybe horse would have been good.
Nevertheless, now Alivardi Khan was constantly troubled by the repeated invasions of the Marathas. He had to cede a large part of Odisha to them. ठीक है, अलीवर्दी खान के दौरान बेसिकली मराठास ने लंबा सा अटैक करके ओडिशा को भी बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मैप. लुक एट इट. दिस मैप, ये वाला जो मैप है, ये मराठास के पास ओडिशा का एरिया कैसे आता है, हाउ डिड दे कम. ये बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में था. अलीवर्दी खान से डिफीट करके बेसिकली ये मराठा कॉन्फेडरेसी इसको ले लेती है. देन 1756 और 57 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे डिक्लेयर्स वॉर ऑन द सिराजुद्दौला, द सक्सेसर ऑफ द अलीवर्दी. एंड क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी, जनरली स्पीकिंग जो ये फॉरेनर थे ये जीत गए ना. बंगाल के जो नवाब थे दे ऑल्सो फेल टू चेक दी Shujaudeen, Sirajuddaulah, Alivardi Khan. I think we should just for the history purpose, we should number them 1, 2, 3, 4. That would have been slightly more easy. Right? This is it. तो ये तीन नवाबों ने अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट बंगाल की स्टेट तो बना ली. उस बंगाल की स्टेट में एक बस एक इंपॉर्टेंट सी कमी रहेगी कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं बनाई. एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो ये 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो कस्टम्स ड्यूटी को यूज करने का फरमान था, कस्टम्स ड्यूटी को अब जो फरमान यूज कर रहे थे वो द ऑफिशियल लीगल ऑर्डर ऑफ द एम्परर जो यूज कर रहे थे, इसके अगेंस्ट इन तीनों के तीनों जो नवाब थे इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइट रहती थी. वो इसको इलीगल भी यूज करते थे एंड दे थ्री यूज टू कंट्रोल देम व्हेन दे वर इन द प्राइम ऑफ देयर पावर. बट जनरली स्पीकिंग धीरे धीरे दे वर नॉट एबल टू काउंटर इट. मतलब उतनी फोर साइटेडनेस थी, इन्होंने ये नहीं देख पाए कि भाई ये अंग्रेज लोग हैं एंड दे लुक गोरे बट इनके दिल हैं काले. सॉरी आई गेट स्लाइटली पोएटिक. ठीक है, द फॉरेन कंपनी टुक फुल एडवांटेजेस ऑफ दीज वीकनेस एंड इन्होंने ऑफिशियल रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज को अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. तो बंगाल के नवाब थोड़े से करप्ट हो गए थे जनरली स्पीकिंग. ग्रेट, इट्स अ सिंपल स्टोरी. देन वी गो विद द नेक्स्ट इज द अवध. अरे ओझा सर का नाम आ गया, अवध ओझा सर का नाम ही अवध है. द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस किंगडम ऑफ द अवध, ही इज द सदत खान. नाउ सदत खान कौन है? सदत खान बुरहान मुल्क हु वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द अवध इन 1722. ये सेम वही स्टोरी है. एक एक प्रोविंस है मुगल एम्पायर का, उसका जो जो गवर्नर है वो धीरे धीरे एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हो गया है. दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस. मतलब ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कौन से वाले इंडिपेंडेंट है, जैसे कि हैदराबाद और कार्नेटिक और बंगाल और अवध. दीज आर दी 4 स्टेट्स जो कि मुगल के प्रोविंसेस थे, लेकिन इनके गवर्नर ही हेरिडिटरी रूलर बन गए. ये एक प्रकार से अपने आप में नवाब, अपने आप में किंग बन गए एक प्रकार से. He was bold, energetic, iron-willed and intelligent person. ऐसा लगता है जैसे विपिन जी स्वयं मिलके आए हैं. At the time of his appointment, बड़े जमींदार वमीदार थे, हर जगह अपना सिर उठा रहे थे. They refused to pay the land tax. अपने खुद की प्राइवेट आर्मी, अपने खुद के लठवाल रखने लग गए थे. For years, सदत खान ने बेसिकली इन सब के ऊपर वॉर वेज की एंड ही वॉज सक्सेसफुल. अवध वाला जो एरिया था उसमें पूरा का पूरा लॉलेसनेस को कंट्रोल कर लिया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ा दिए. पर कोई भी जमींदार जो थे वो डिस्प्लेस नहीं हो पाए. They were usually confirmed in their estate after submitted and agreed to pay the land revenue. It's basically like कि पिटने विटने के बाद एक बार बोलेगी चलो मान जाओगे ना, और मत बस और भाषण मत करना. And they were like, all right, sorry sir about it. We were just thinking that sorry sir, sorry, my bad. Actually, this happens. So जब भी नवाब की military hold weaken होती थी, he was engaged in some other direction, they would rebel, thus weakening the नवाब power. तो जैसे कि सदत खान का जो सक्सेसर था सफदरजंग, इसके ही नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग. ही लेटर रोट द अवध चीफ वर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वर मोर डेंजरस देन द मराठास ऑफ द डेक्कन. चलिए एक बार हम अवध के लिए भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा अवध के लिए भी. सदत खान और उसके बाद उसका जो Great. So Sadat Khan also carried out fresh revenue settlement in 1723. No doubts. Like the Bengal Nawab, he too didn't discriminate between Hindus and Muslims. To be honest, I don't like history. At least not specifically this books per se. क्योंकि हर जगह पे जाके nobody is doing हिंदू मुस्लिम. हाँ, देश में हिंदू मुस्लिम हो तो रहा ही है ना. बाद में लिख देते, हर जगह बोल देते कि नहीं हो रहे. जब नहीं हो रहा तो फिर क्यों लिख रहे हो? बताना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो थोड़ी सी तो गड़बड़ थी.
आई एम नॉट सेइंग थी, आई डोंट नो, आई एम नॉट रेड इट एज डीपली एज दिस गाय मस्ट हैव। ये तो 60-70 साल तक हिस्ट्री पढ़ता रहा बेचारा। बट व्हाई आर यू टेलिंग इट एवरीवेयर? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? If it was not there, you don't mention that there were cell phones in the 18th century. Yeah, because we know it was not there. But when you mention something, there was something. अगर आपका दोस्त बताए बार बार जान के बिना पूछे कि यार मैं तो उस लड़की से कभी मिला ही नहीं मिला, well, you actually ask, अगर नहीं मिले तो तुम ये क्यों बता रहे हो कि नहीं मिले? All I'm saying is that the repeated denials actually gives rise to suspicion. Okay. No, I'm not a psychologist. I'm just saying we need to meet Bipin Chandra if he's alive. Is he alive? Many of his commanders and high officials were Hindus, and he curbed refractory zamindars, chiefs, and nobles, irrespective of their religion. But basic है, nevertheless, this thing is this. What they are telling is that in the 18th century, religion was not the core identity of the people or the rulers, except few. For example, Tipu Sultan और maybe औरंगजेब, इन दोनों के अलावा बाकी किसी भी रूलर की, चाहे वो हिंदू रूलर हो, चाहे वो राजपूत हो, मराठास हो, या मुस्लिम रूलर्स हो, मुगल रूलर्स हो, उनमें से किसी की रिलीजन कोर आइडेंटिटी नहीं थी। गेम चल रहा था प्यार पैसे मोहब्बत का, बस, और कुछ भी नहीं। बिफोर हिज डेथ इन 1739 ही बिकेम वर्चुअली इंडिपेंडेंट एंड मेड द प्रोविंस ए हेरिडिटरी पोजेशन। तो उसके बाद उसके खुद का भतीजा जो था वो सफदरजंग बेसिकली नवाज बन गया, एंड ही वाज साइमल्टेनियसली अपॉइंटेड द वजीर ऑफ द एम्पायर इन 1748 एंड ग्रांटेड इन एडिशन द प्रोविंस ऑफ द इलाहाबाद। भाई वाह, क्या बात है, बात मजा आ गई। तो ये आदमी सफदरजंग, ये इसका हेरिडिटरी अवध का नवाब भी बन गया, एंड ही इज ऑल्सो द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर, और उसके साथ साथ अवध के साथ साथ इनको इलाहाबाद भी मिल गया। ये जरूरी है क्योंकि ये जो अवध और इलाहाबाद का जो नवाब है, ये फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी से डिफीट हो जाता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में। तो अभी तक हमने क्या किया, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, और उसके बाद जो अवध का नवाब है, और उसके बाद जो मुगल एम्परर है, ये तीनों के तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज करते हैं इन 1764 एंड दे आर डिफीटेड इन दी बक्सर, एंड विच हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडिया। तो सफदरजंग गेव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस टू पीपल ऑफ अवध एंड इलाहाबाद, बट उसकी डेथ हो गई 1754 में। ही सप्रेस द रिबेलियस जमींदार्स, मराठा सरदार के साथ इन्होंने बेसिकली एक अलायंस कर लिया। ही कैरिड ओवर वॉरफेयर अगेंस्ट द रोहिल्लाज एंड द बंगश पठान्स। एक बार मैप देख लेते हैं, ये कहाँ है रोहिल्लाज और बंगश पठान्स? ये रोहिल्लाज और बंगश पठान्स है। This is the areas of the Rohillas and the Bangash Pathans. इनके साथ भी बैटल करता रहता है, ठीक है। And in his war against the Bangash Nawabs in 17, he secured Maratha military help by paying a daily allowance of 25,000 and Jat support by paying 50,000. भाई जाटों को कम पैसे क्यों मिल रहे हैं भाई? ये क्या स्कैम है? ऐसा तो था नहीं कि भाई अलग अलग मिलिट्री पावर थी कि भाई जैसे आजकल है, जैसे एक के पास टैंक होता है, कोई फाइटर जेट प्लेन होता है, कोई मिसाइल होती है, अलग टाइप की मिसाइल होती है, तो उसका तो खर्चा अलग होता है, ठीक है। भाई जाटों को ये उस समय तो लास्ट में जाके तलवार से लड़ना ही था। मराठास को 25,000 रुपये मिल रहे हैं और जाटों को 15,000 रुपये। और एक और बात बताता हूँ मैं, ये गलत फिगर है, मेरे से लिख के ले लो। देखो करना क्या है, जब भी हिस्ट्री पढ़नी है जजमेंट तो करते रहना है, कोई समस्या नहीं है, जजमेंट करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। 15,000 रुपए किस कब की बात कर रहे हैं? 1750 की, 1750 की। 15,000 रुपए पर डे की अभी सैलरी मिल जाए तो आतंक मच जाता है। 4.5 भाई क्या झूठ है, एक नंबर का झूठ है, 100% नहीं हो सकता। 15,000 रुपए तो भाई उस समय 1 करोड़ रुपए के बराबर है, 100% 1 करोड़ रुपए के बराबर है। कुछ भी लिख देते हैं भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दादाजी जो थे वो मिलिट्री में हुआ करते थे, और मुझे जहाँ तक लगता है 1965 में उनकी सैलरी 25 रुपये थी। ट्रूली, आई एम नॉट किडिंग, 25 रुपये तो महीने की, मंथली 25 रुपये, दिन की भी नहीं, मंथली। तो जब आदमी 1965 में मंथली 25 रुपये की सैलरी पे सोल्जर है तो कौन गलत है? ये 5-15 पैसे हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, ये इन्होंने इमोशंस हो जाते हैं, देखो हिस्टोरियंस हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियन के इमोशन बह गए अपने।
Later he entered into an agreement with the Peshwa, to which the Peshwa was to help Mughal Empire against Ahmad Shah Abdali and to protect it from internal rebellions such as the Indian Pathans and the Rajput Raja. This is an important information here, ठीक है, कि किस प्रकार से सफदरजंग specifically speaking got an agreement with the Marathas, क्योंकि ये एक प्रकार से मुगल एम्पायर का वजीर है, ठीक है, he is the empire, he is the वजीर of the Mughal empire, and he kind of got into an agreement with the Marathas कि in case अगर हमारी बैटल होती है और जो अहमद शाह अब्दाली जो कि बेसिकली वेस्ट से आता रहता है, यहाँ से अहमद शाह अब्दाली जो ये अफगानिस्तान से यहाँ से जब भी अटैक करेगा तो इनके अगेंस्ट मराठास जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मुगल्स को, राइट। दिस मैप, इस मैप के अंदर दो टेक्निकली स्पीकिंग ये सब के सब अलग अलग राज्य बना रखे हैं, बट एक बार क्या हो गया भाई, हिलो भाई, जूम नहीं हो रहा यार, जो हाँ हो गया, ये सब के सब अलग अलग हैं, पर ये पूरा का पूरा एरिया मुगल्स का है, ये भी मुगल्स का है थियोरेटिकली, ये राज्य ये भी मुगल्स का है, ये भी मुगल्स का है। मराठास वाला कुछ मुगल का आता है, कुछ मुगल के अंडर नहीं आता है, थोड़ा सा ऐसे चलता रहता है। In return, Peshwa was to be paid rupees 50 lakhs, granted the Chauth of the Punjab and Sindh and several districts of the northern India, and made the governor of the Ajmer and Agra. भाई क्या डील कर दी। Agreement failed as the Peshwa went over to Safdarjung's enemies at Delhi, who promised him the governorship of Awadh and Allahabad. भाई Brilliant. पता नहीं, मेरे हिसाब से तो सफदरजंग ने भी काफी कुछ दे ही दिया था, है, नॉट बैड था। He established a system of the justice also. Highest post in government was held by a Hindu, Maharaja Nawab Rai. लिखते रहो इसको, जी वो कहाँ गया भाई? We got to have a different नवाब राय। नवाब राय सुनने में मुस्लिम नाम रखता है बट है हिंदू नाम, ठीक है। तो जो ये पीस का पीरियड था, दिस एक्चुअली रिजल्टेड कि जो नवाब की जो गवर्नमेंट थी, इट गिव ए डिस्टिंक्ट लखनऊ कल्चर अराउंड द अवध कोर्ट। Lucknow, for long an important city of Awadh and the seat of the Awadh Nawab after 1775, soon दिल्ली से भी ज़्यादा दिल्ली के लेवल का बन गया आर्ट और लिटरेचर में, एंड इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स ऑल्सो। हमने सुना होगा ना, लखनऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल सिटी है, एंड दैट कल्चरल सिटी स्पेसिफिकली वाई, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्पेसिफिकली दिस बिकेम द कैपिटल ऑफ द अवध, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चल रही थी सफदरजंग के अंदर, काइंड ऑफ जब पैसा बहुत ज़्यादा आता है तो सबसे पहले आर्ट करते हैं। याद रखना एक इंपॉर्टेंट वाली बात, आप लोगों को कभी भी आर्ट करनी हो, यू गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, द फर्स्ट थिंग यू आर गोना डू इज आर्ट, क्योंकि आफ्टर हैविंग मनी यू हैव नथिंग एल्स टू डू। टिल द टाइम यू डोंट हैव द मनी यू हैव एवरीथिंग टू डू, बट द मोमेंट यू हैव द मनी, व्हाट आर्ट, क्या कर रहे हैं भाई, आर्ट क्या कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बैठे हुए नवाब जी एंजॉय मार रहे हैं लाइफ को। नेवरदलेस, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो ये तीनों ऑटोनोमस किंगडम्स थे जिनको हमने अभी भी पढ़ा, हैदराबाद, बंगाल और अवध, ये स्पेसिफिकली तीन, एक निजामुल मुल्क ने बनाया था, दूसरा मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान ने, और तीसरा सदत खान और सफदरजंग ने। These people were basically, we have seen that historically speaking, they were of high morality, और सबके सब austere और simple life जीते थे। This was a good thing, brilliant. These three are important areas जो कि basically मुगल एम्पायर के थे, लेकिन ये अपने इंडिपेंडेंट स्पेस में बन के डेवलप हो गए। Alrighty guys, चलिए आगे चलते हैं। ना मैसूर, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टू हैदराबाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट एमर्ज्ड इन द साउथ इंडिया वाज द मैसूर अंडर द हैदर अली। अब ये जो किंगडम है ये एक सेपरेट, एक अलग से, मुगल्स के अलग से बेसिकली स्टार्ट होता है। वाओ, सिलोहिट बना हुआ टीपू सुल्तान। वेल नेवरदलेस, तो जो ये किंगडम ऑफ मैसूर था, इट हैज प्रिजर्व्ड इट्स प्रिकेरियस इंडिपेंडेंस सिंस लास्ट 400 ईयर्स, सिंस द एंड ऑफ द विजयनगर। 18th सेंचुरी में दो मिनिस्टर्स थे इसके, नंजराज जो कि सर्व अधिकारी था और देवराज जो कि दुलवाई था, एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, सीज पावर इन द मैसूर। और जो एक्चुअली में जो मैसूर का राजा था, किंग चिक्का कृष्ण राज, उसको मियर पपेट बना दिया। इसी के दौरान एक हैदर अली, इनका मिलिट्री जनरल था, उन्होंने बेसिकली ये नंजराज और देवराज से बेसिकली पावर ग्रैब कर ली। हैदर अली, ही वाज बोर्न इन 1721, एन ऑब्सक्योर फैमिली, स्टार्टेड हिज करियर एज ए पेटी ऑफिसर इन द मैसूर आर्मी। अनएजुकेटेड था लेकिन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल था। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी, डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन, एंड अ ब्रिलियंट कमांडर एंड अ डिप्लोमेट ऑल्सो। हैदर अली को पता चला कि ही इज अपॉर्चुनिटी इन द वॉर्स विच इन्वॉल्व इन मैसूर फॉर द 20 ईयर्स। 20 साल तक बेसिकली मैसूर वॉर था हैदराबाद के साथ, कार्नेटिक के साथ। उसने अपॉर्चुनिटी यूज़ की और मैसूर आर्मी में धीरे धीरे ग्रो करने लग गया।
एंड धीरे धीरे ही रिकॉग्नाइज कि मिलिट्री जो वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग है, यानी कि जो फ्रेंच जो फॉलो कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो फॉलो कर रहे थे, उसको यूज करते हैं और अपने खुद के ट्रूप पर यूज करने लग गया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्सेनल इन द दिंदीगुल इन दी 1755 विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच एक्सपर्ट्स। 1761 में ही थ्रू दी नंजराज एंड एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट, and he extended full control over the rebellious Polygars also and conquered the territories of the Bidnur, Sunda, Sera, Kanra और Malabar. He was illiterate but थोड़ा सा efficient administrator था, and he took over Mysore when it was weak and divided and state and soon made it one of the leading Indian powers. तो इसके बारे में कैसे लिखना है यहाँ पे स्पेसिफिकली मैसूर वाली स्टेट के बारे में। नाउ वी आर एक्चुअली डूइंग दोज स्टेट्स जिनका मुगल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुगल्स के डिक्लाइन के बाद एक पावरफुल स्टेट बन गई है। इसका राजा है कृष्ण चिक्का राजा, कृष्ण चिक्का, बट वो सिर्फ और सिर्फ नेम सेक के लिए है, ठीक है। यहां पर नंजराज जो है वो एक्चुअली में राजा बन गया। इसको भी ओवरथ्रो करके हैदर अली जो है वो सारी की सारी पावर को ग्रैब कर लेता है, हु वाज ए मिलिट्री जनरल। इसकी सबसे खास बात क्या है, इसने दिंदीगुल के अंदर 1755 में एक मॉडर्न आर्सेनल बनाया है। एक इंपॉर्टेंट बात स्पेसिफिकली यह है कि जो भी मैसूर के पोलीगार्स थे, यानी कि जमींदार्स जो थे, उनको साउथ में पोलीगार्स कहते हैं, उसको इसने उसको सबजुगेट कर लिया है उन सबको। ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ही वाज एंगेज्ड इन वॉर्स विद द मराठा सरदार, द हैदराबाद निजाम एंड द ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि फ्रेंच इसके साइड थे, फ्रेंच का सपोर्ट लेता था। In 1769 he repeatedly defeated the British forces and reached the walls of the Madras also. This is called as the first Anglo-Mysore war. ठीक है, first Anglo-Mysore war. And in 1782 में जब second Anglo-Mysore war चल रही थी, he was succeeded by his son टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर को लीड करता है टिल हिज डेथ इन 1799। तो 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान मैसूर का राजा है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। नो, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कहने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा रिलीजियस फैनेटिक भी था और थोड़ा सा अच्छा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट भी करता था, लेकिन थोड़ा सा रिलीजियस फैनेटिसिज्म भी दिखाता था। फॉर वन, एक तो वो इनोवेटर था। हिज डिजायर टू चेंज विद द टाइम्स वाज सिंबलाइज्ड इन इंट्रोडक्शन ऑफ ए नया कैलेंडर इसने इंट्रोड्यूस किया, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज इंट्रोड्यूस किया, न्यू स्केल्स ऑफ वेट और मेजर्स इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज ए स्पेशल थिंग, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स व्हिच विल बी आस्क्ड। His personal library contained books on religion, history, military science, medicine and the mathematics. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट दिखाता है। He planted a tree of liberty at the Sringapatnam and he became a member of the Jacobin Club also. Now, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी इस बात से बॉर्न होती है कि amongst the Indian armies his troops remained disciplined and loyal to him to the last. He tried to do away with the custom of giving जागीर्स और स्टेट इनकम। तो इसने उन सारे के सारे पोलीगार्स को बेसिकली कंट्रोल में कर लिया, उनको जागीर्स ना देके स्पेसिफिकली खुद रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। ही मेड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द हेरिडिटरी पोजेशंस ऑफ द पोलीगार्स, बट उसके लैंड में भी रेवेन्यू जो हाई था, इट वाज रेज्ड अप टू 1/3 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, बट ही चेक्ड द कलेक्शन ऑफ द इलीगल सेसेस एंड ही वाज लिबरल इन ग्रांटिंग रिमिशंस। कभी कभी हिस्ट्री पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है जीवन में। टीपू सुल्तान के समय में 1/3 टैक्स था जो भी बेसिकली प्रेसिडेंट के प्रोड्यूस के ऊपर होता था। आज प्रेसिडेंटली 45% टैक्स लग रहा है किसी भी सैलरीड आदमी को। तो फिर क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है यार, दुख ही दुख हो रहा है, जीवन में दुख है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हिज इन्फेंट्री वाज आर्म्ड विद मस्केट्स एंड bayonets and in fashion which were manufactured in the Mysore. He was effort to build a modern navy after the 1796 also. इसके लिए उसने 2 डॉकयार्ड भी बनाए, द मॉडल ऑफ शिंग बीइंग सप्लाइड बाय हिमसेल्फ, खुद जहाज बनाने के मॉडल देता था। पर्सनली ही वाज फ्री ऑफ वाइसेस, मतलब कि दारूबाजी और अयाशी थोड़ी सी कम करता था, लग्जरी से दूर रहता था, थोड़ा सा ब्रेव माना जाता है, एंड एज ए कमांडर ही वाज स्लाइटली हेस्टी एंड अनस्टेबल इन नेचर। नाउ he was one of the person who was able to understand the extent of the English East India Company than all other Indian powers. The reason being कि बाकी अगर हम बंगाल को देखते हैं, अवध को देखते हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को देखते हैं, कार्नेटिक को देखते हैं, उन सब ने इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट लेके उनके साथ किसी न किसी प्रकार का सब्सिडरी अलायंस किया, एक्सेप्ट मैसूर टिल द एंड ऑफ द लाइफ बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर में रहे थे। दे वर ओनली सब्जुगेटेड व्हेन दे वर कंप्लीटली डिफीटेड कैटेगोरिकली बाय द ब्रिटिशर्स। इंग्लिश इन टर्न understood him as the most dangerous enemy in the India, very specifically why, because ये फ्रेंच का सपोर्ट लेके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ता था। नाउ नॉट फ्री फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, हैदर अली के टाइम में और टीपू सुल्तान के टाइम में मैसूर जो है इकोनॉमिकली थोड़ा सा अच्छा था,
ब्रिटिश ऑक्यूपाइड मैसूर आफ्टर डिफीटिंग एंड किलिंग दे वर सरप्राइज्ड कि मैसूर का जो पेजेंट है जनरली थोड़ा सा दूसरे पेजेंट से ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। जॉन शोर ही वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1793 टू 1798। उसने लिखा हुआ है कि भाई peasantry of his dominions are protected and their labor is rewarded। टीपू को also modern trade और industry में काफ़ी interest था। In fact, among the Indians, he understood the importance of the economic strength। He attempted to introduce by importing foreign workmen as experts to many industries। He sent embassies to the Iran, Peru to develop foreign trade। He even tried to set up a trading company on the pattern of the East India Company and the French East India Company। ना कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस को बेसिकली टीपू सुल्तान को क्या कहते हैं, रिलीजियस फैनेटिक की तरह बेसिकली डिफाइन करते हैं। ही वॉज ऑर्थोडॉक्स इन हिज रिलीजियस व्यूज, बट वो थोड़ा सा टॉलरेंट भी था और एनलाइटेंड भी था। क्या बात हुई, इस बात का क्या मतलब, ऑर्थोडॉक्स भी था, टॉलरेंट भी था, पता नहीं क्या है, क्या तुक बन रही इस बात का, लेकिन हमें यही बातें याद करके लिख देनी है। ठीक है, एज फार एज हमारा मेंस और प्रीलिम्स का है इतना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा बाद में क्वेश्चन करेंगे। He gave money for the construction of the temple of the goddess Sarda in the Sringeri temple। He regularly gave gifts to several other temples। The famous temple of the Sringeri temple उसके घर से, उसके महल से सिर्फ 100 गज की दूरी पर था। Not a problem। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा और राज्य है केरल। At the beginning of the 18th century, Kerala was divided into several feudal chiefs and the rajas। जिसमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर दोज ऑफ कालीकट। कालीकट आता था जेमोरिन के राजा के बारे में, चिरक्कल, कोची एंड दी कोर। द किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर, जो ये ट्रेवनकोर वाला है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट आफ्टर 1729 अंडर द किंग मार्तंड वर्मा। He combined foresight and strong determination। He subdued all those feudatories, जो छोटे छोटे राजा थे। He conquered the Kilo and Ilayadam and defeated the Dutch and thus ended their political power in the Kerala। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने आउटपोस्ट बना लिए थे बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में, और जैसे पोर्चुगीज़ ने बना लिए थे गोवा में और दमन एंड दीव में, फ्रेंच ने बना लिए थे पौंडीचेरी में और कलकत्ता के अंदर। ना फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। डच जो थे उसको बेसिकली मार्तंड वर्मा ने बेसिकली केरला में ख़त्म कर दिया था, तो डच उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई इसने भी टीपू सुल्तान की तरह वेस्टर्न मॉडल्स के बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ द यूरोपियन ऑफिसर्स, एंड उनको अपने मॉडर्न वेपन्स दिए थे। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ मॉडर्न आर्सेनल। मतलब कि साउथ में जो ये वेस्टर्न पावर्स की हेल्प लेके मॉडर्न आर्सेनल बनाने की जो मुहिम चल रही थी वो दोनों राजाओं की तरफ से चल रही थी, एक तो मैसूर के राजा की तरफ से और एक केरल के राजा मार्तंड वर्मा की तरफ से। मार्तंड वर्मा एक्सपेंडेड नॉर्थवर्ड एंड द बाउंड्रीज ऑफ द ट्रेवनकोर सून एक्सटेंडेड फ्रॉम कन्याकुमारी टू द कोचीन। बेसिकली जो मॉडर्न डे केरला बनाया हुआ था 1763 तक। बाय 1763 जितने भी छोटे छोटे केरला की छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी थी उन सबको 3 बिग स्टेट्स में, कोचीन, ट्रेवनकोर और कालीकट, ये 3 बड़ी बड़ी स्टेट्स रह गई थी। बाकी सबको जो छोटे छोटे जमींदार थे उनको इनके अंदर मर्ज कर लिया गया था। नाउ हैदर अली began invasion of the Kerala in 1766 and in the end annexed northern Kerala up to Cochin, including the territories of the Jamorin of the Calicut। 18th century में saw a remarkable revival in the Malayalam literature। This was due कि वहाँ के जो केरला के राजा थे they were generally the great patrons of the literature। त्रिवेंद्रम जो कि ट्रेवनकोर की कैपिटल थी became famous center of Sanskrit scholarship। राम वर्मा जो कि मार्तंड वर्मा का सक्सेसर था, he was a poet, scholar, a musician, actor and man of great culture। He conversed fluently in English, keen interest in the European affairs, regularly read newspapers and journals published in London, Calcutta and Madras। मतलब ये क्या बात हुई भाई, हमारा राजा है बेसिकली लंदन का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, क्या मतलब हुआ इस बात का? ये शौकीन लोगों की बातें लिखी हुई हैं हिस्ट्री में, कोई तुक बन रहा है इन चीज़ों का? मेरे को नहीं लग रहा कुछ बन रहा है। नेवरदलेस दिल्ली के अराउंड आ जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस, हम सिर्फ और सिर्फ ये हम हमारा जो ये मैप है हम इसके अंदर देख रहे हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है। दिस एरिया, ये जो ट्रेवनकोर का एरिया है, ये मैसूर का एरिया है, ये निज़ाम और कार्नेटिक, हम ये सारा का सारा कर चुके हैं। ये बंगाल वाला पूरा का पूरा कर चुके हैं, अवध का कर चुके हैं। नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग अराउंड दी दिल्ली के आसपास। तो दिल्ली के आसपास अगर हम देखेंगे तो 2 हैं, एक तो स्पेसिफिकली जाट और एक ये रोहिल्लाज वाला एरिया जो है। लेट्स ट्राई टू सी इसके बारे में क्या बताया जाएगा। राजपूत स्टेट स्पेसिफिकली, द प्रिंसिपल राजपूत स्टेट्स, जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीकन होने लगा तो उसको जो मुगल एम्पायर का जो उनके ऊपर कंट्रोल था कम से कम 200 सालों का, उनसे बेसिकली अपने आप को फ्री करने लग गए। ठीक है, इन द रेन्स ऑफ द फरूख शियार एंड द मोहम्मद शाह, जो अंबेर के राजा थे और मारवाड़ के राजा थे, दे वर अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मुगल प्रोविंसेस सच एज आगरा, गुजरात एंड द मालवा। नाउ राजपूताना स्टेट्स जनरली स्पीकिंग डिवाइडेड रही। द बिगर ऑफ देम एक्सपेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ देयर वीकर नेबर्स।
मोस्ट ऑफ द लार्जर राजपूत स्टेट्स वर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन टू द क्वारल्स एंड द सिविल वॉर्स, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स थे दे वर कैरेक्टराइज बाई, जैसे कि मुगल्स में जो करप्शन और इंट्री और ट्रेचरी चल रही थी वही राजपूत के अंदर भी चलती रही। तो अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, ही वॉज बेसिकली किल्ड बाई हिज ओन सन। Now, most outstanding Rajput ruler of the 18th century was the Raja Savai Jai Singh of Amber from 1781 to 1743. अच्छा स्टेट्समैन था, लॉ मेकर था, रिफॉर्मर था, और मोर इंपॉर्टेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस। जनरली स्पीकिंग पूरे के पूरे मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर साइंस कहीं पे भी डिस्कस नहीं होता है एक्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राजा सवाई जय सिंह। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, ठीक है, इन द टेरिटरी टेकन, जाटों से टेरिटरी ली थी, टेरिटरी टेकन फ्रॉम द जाट्स, ओ माय गॉड, एंड मेड इट अ ग्रेट सीट ऑफ साइंस एंड आर्ट। जयपुर वाज बिल्ट अपॉन स्ट्रिक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड अकॉर्डिंग, मैं वापस जा रहा हूँ जयपुर यार, मेरे को वापस जाना है, वहीं पे सेटल होगा बड़ा होके। जय सिंह उसके बाद एक स्पेशली एस्ट्रोनॉमर भी था। ही एरेक्टेड ऑब्जर्वेटरीज, कहाँ कहाँ पर, 5 जगह पे उसने ऑब्जर्वेटरी लगाई, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंटली ही ड्रू अप सेट ऑफ टेबल्स एंटाइटल्ड एज द जिज मोहम्मद शाही टू एनेबल पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। इसने यूक्लिड की एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को ट्रांसलेट किया संस्कृत में। ऑल्सो वर्क्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री एंड द नेपियर्स वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शंस एंड द यूज ऑफ द लॉगरिथम्स। कुछ नहीं है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनना है, सीधी सीधी सी बात, कि भाई जिज मोहम्मद शाही किसके द्वारा लिखी गई है, राजा सवाई जय सिंह के द्वारा। एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को बेसिकली कौन सी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, संस्कृत में, किसके द्वारा किया गया है, राजा सवाई जय सिंह के। नेपियर का जो वर्क है, नेपियर इज इंजीनियर फ्रॉम इटली, उसका जो वर्क है उसको किसने ट्रांसलेट किया, द मैन ऑफ साइंस है ये, इंजीनियर था ये अपने टाइम का अपना। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो, ठीक है। तो राजपूत जो थे वो लड़कियों की शादी पे बहुत खर्चा किया करते थे, जिसकी वजह से इन्फेंटिसाइड भी होता था। तो दिस गाय ऑब्वियसली ट्राई टू एनफोर्स अ लॉ जिससे वो एक्सपेंडिचर खत्म, थोड़ा सा कम। दिस गाय रूल्ड फ्रॉम 1699 टू 1743। सेकेंड, इसके बाद में एक छोटे पे आ जाते हैं, मतलब कि राजपूत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राजा सवाई जय सिंह के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि राजा सवाई जय सिंह ने कैसे एक राजपूत स्टेट एक्चुअली इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि मुगल्स की पावर जो थी वो वीक हो रही थी धीरे धीरे। तो ही इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड अ सिटी। मोर इंपॉर्टेंटली उसके जो पर्सनल अचीवमेंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहीं पर दिल्ली के आसपास जाटों का एक छोटा सा कास्ट ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट था, जो कि दिल्ली, आगरा और मथुरा के पास रहती थी। अब जनरली मुगल ऑफिशियल्स के जो ऑपरेशन करते थे तो जाट पेजेंट्स मथुरा में रिवोल्ट करने लग गए। दे रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर जाट जमींदार्स इन 1669 एंड अगेन इन 1688। नाउ जनरली ये जो रिवोल्ट्स थे इनको क्रश तो कर दिया गया, बट वो एरिया जो था कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब रहता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब दे क्रिएटेड डिस्टर्बेंसेज ऑल अराउंड द दिल्ली। ये औरंगजेब के समय में 1669 और 1668, इस समय औरंगजेब है। उसके बावजूद भी ओरिजिनली द पेजेंट अपराइजिंग जो जाट रिवोल्ट था इट वाज लेड बाय दी जमींदार्स, बट फिर धीरे धीरे इट बिकेम प्रीडेटरी। तो जब भी थे वो पहले रिवोल्ट की तरह काम किया करते थे, बट वो धीरे धीरे लूटपाट मचाने लग गए। दे प्लंडर्ड ऑल एंड द सन्ड्री, द रिच एंड द पुअर, द जागीरदार, जो मिल जाए भाई जो मिल जाए लूटो, लूट मचाओ, मजा करो, एंजॉय करो लाइफ को। द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर इट वॉज सेट बाय द चूड़ामन एंड द बदन सिंह। एंड जाट की जो जाट क्या नाम है डायनेस्टी थी, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर थी, रीच्ड इज हाईएस्ट ग्लोरी अंडर दी सूरजमल, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक रूल करता था। यही जो लोकल एरिया है मथुरा का, दिल्ली के आसपास के जो भी एग्रीकल्चरलिस्ट एरियाज थे जहाँ जहाँ पर भी जाट रहते थे। ही एक्सटेंडेड इज अथॉरिटी ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम गंगा इन द ईस्ट टू चंबल इन द साउथ टू आगरा इन द वेस्ट टू द सुबह ऑफ दिल्ली इन द नॉर्थ। और इसकी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते थे आगरा के, मथुरा के, मेरठ के और अलीगढ़ के। एक ध्यान से सुनिए, दिस इज माई लिटरली फेवरेट लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सूरजमल के बारे में बात कर गई है। He wore the dress of a farmer and could spoke only his own language, but he was the Plato of the Jat tribe. भाई वाह, क्या बात कही है, मैटर क्लोज हो गया यहाँ पे। जाट का प्लेटो कौन है? सूरजमल। जाटों का प्लेटो क्या मुझे देखो बोल इसको, अब पता नहीं, देखो प्लेटो का मतलब ये कि फिलॉसफी में कुछ लिख दिया हो किताब, बद नहीं, वो ज्ञानी आदमी था। तो पहली प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब, खत्म है मुद्दा। उसके अलावा फिर दूसरे कोई नहीं हुआ, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ फिर जाटों में। यही लास्ट होके इधर फर्स्ट लास्ट दी एंड यहीं पे खत्म हो गया था। एंड सी द होल वेस्टर्न फिलॉसफी इज बेसिकली फुटनोट्स ऑन द प्लेटोज राइटिंग। एक कोट है, ए एन व्हाइटहेड का कोट है ये। तो अज्यूमिंगली आप समझ लीजिए कि जो सारी की सारी फाइनल जाट फिलॉसफी है वो सूरजमल जी की है। ही इज द प्लेटो ऑफ द जाट। क्या बात है, मैं होना चाहता था प्लेटो ऑफ द जाट।
अब मैं नहीं हो पाऊंगा। नाउ आई विल बी एरिस्टोटल ऑफ द जाट बिकॉज प्लेटो इज ऑलरेडी गॉन। सॉक्रेटिस तो पता नहीं है भी या नहीं, कहीं था, अब मेरा लास्ट बचा है, आई एम द एरिस्टोटल ऑफ द जाट। तो बनना चाहते हो अलेक्जेंडर कोई? In the prudence and the skill and ability to manage the revenue and civil efforts, he had no equal among the graduates except असफ जहाँ बहादुर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 1763 में जाट स्टेट बेसिकली धीरे धीरे डिक्लाइन हुई और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, छोटे छोटे जमींदारों के बीच में, जनरली स्पीकिंग लूटपाट मचा के जिंदा रहते थे। चलिए, एंड देन द लास्ट वन, एक छोटे वाला, द बंगश पठान्स एंड द रोहिल्लास। ठीक है, ये अपन यहाँ मैप देखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिकली, ये बंगश पठान एंड रोहिल्लास। तो ये राजपूत से, यहाँ पर सवाई राजा जयसिंह के बारे में पढ़ना है। ये जो जाट है यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें सूरजमल जी के बारे में बेसिकली उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उनका रूल जो है वो थोड़ा सा छोटा ही है, मतलब काइंड ऑफ अंडर द सब्सिडरी पावर ऑफ द मुगल्स रहते थे, बट जैसे जैसे मुगल पावर डिक्लाइन हुई तो एक प्रकार से काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द भरतपुर को इस्टेब्लिश किया गया। बट जनरली स्पीकिंग जल्दी ही टाइम हो गए, कोई बड़ी डायनेस्टी सेटअप नहीं कर पाए। नाउ मोहम्मद खान बंगश, ये एक अफगान एडवेंचरर था एंड एस्टेब्लिश हिज टेरिटरी अराउंड द फरूखाबाद, जो कि इस समय अलीगढ़ और कानपुर के बीच में आते हैं। ये कब हुआ था? फरुखशियार और मोहम्मद शाह के रेन के बीच में, यानी कि 1713 से लेके 1748 के बीच में। नाउ सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोइंग द नादिर शाह इन्वेजन, अली मोहम्मद खान है, ही कार्व्ड आउट अ सेपरेट प्रिंसिपैलिटी कॉल्ड एज द रोहिलखंड at the foothill of the Himalayas between the Ganga in the south and the Kumaon Hills in the north, with the capital at the Avalon in Bareilly and later in the Rampur. Rohillas clashed constantly with the Awadh, Delhi and the Jat. सब के सब एक दूसरे से यहाँ पे फाइट करते रहते हैं। यहाँ पे इधर से लड़ लिए, इधर से लड़ लिए, इधर से लड़ लिए, एक दूसरे से फाइट करने। ये वाले लपाटे इनसे लड़ रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं। ये वाले लड़के लोग इधर से लड़ते हैं, इधर से लड़ते हैं। ये वाले लड़के लोग इधर लड़ते हैं, इधर लड़ते हैं, इधर लड़ते हैं। ये वाले लड़के लोग चारों तरफ लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। जहाँ जाओ वहाँ पे एक दूसरे से वॉर कर डालो। ये लड़के लोग इधर लड़ते हैं, इधर लड़ते हैं। ये लड़के लोग इधर लड़ते हैं, इधर लड़ते हैं। सबसे फाइटर जो देखो जिससे मर्जी से फाइट होती है। तो 18 सेंचुरी में देखो तो फाइट पे फाइट चल रही है। इन सब के बीच में ब्रिटिशर्स आते हैं, बोलते हम तुमको जिताएं, हम तुमको जिताएं। जिताएं क्या? हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, हम तुमको जिता देंगे, तुमको नवाब बना देंगे। बोलो फाइट करोगे हमारे साथ? तो एवरीबडी भी लाइक कि हाँ हाँ हमारे साथ फाइट कर लो। तो फाइट करने के बाद दूसरे वाली आर्मी को पिटा के अपनी मर्जी से किसी को नवाब बना देते थे, और फिर थोड़े दिनों बाद उसको नवाब बोलते, सुन भाई चलो जा तेरा बारी खत्म, चल 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 चल। They didn't used to do it in this informal manner, but the sentiment was approximately the same. Okay, अब आ जाते हैं हम सिखों के ऊपर। ठीक है, फाउंडेड एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी बाय द गुरु नानक। गुरु नानक जी जो है सिखों के पहले गुरु थे। एंड ये जो रिलीजन था इट स्प्रेड अमंग द जाट पेजेंट्री एंड द लोअर कास्ट ऑफ द पंजाब। तो जो सिख जो थे उनका जो मिलिटेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, तो पहले तो एक प्रकार से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की तरह जाट पेजेंट्री और लोअर कास्ट के अंदर ये ग्रो हो रहा है, लेकिन इट फॉर्म्ड अ मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी। दिस बिगेन विद द गुरु हरगोबिंद जी इन दी 1606 to 1645, यानी कि औरंगजेब से पहले के समय में। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ द गुरु गोबिंद सिंह जी, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम एग्जैक्टली टाइम ऑफ द औरंगजेब 1664 से 1708, यही औरंगजेब का रूल था। This 10th and the last guru of the Sikh, they became a political and the military force also. And since 1699, 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो कांस्टेंट वॉर करते हैं औरंगजेब के अगेंस्ट और जो हिल राजाज हैं। एंड औरंगजेब की डेथ के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ज्वाइंड बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह जो कि औरंगजेब का जो नेक्स्ट सक्सेसर था, एम्परर था, उनके राज में एक बार इनको मनसबदार बना दिया गया था at the rank of the 5,000 Zat and the 5,000 Sawar, and accompanied him to the Deccan where he was treacherously murdered by one of his Pathan employees. Now, after the death of the Guru Gobind Singh Ji, the institution of the Guruship basically came to an end. तो सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, लास्ट वाले जो गुरु हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जी है। तो जो सिखों की जो लीडरशिप थी इट पास टू हिज डिसाइपल बंदा सिंह बहादुर, मोर पॉपुलरली नोन एज दी बंदा बहादुर। बंदा जी ने जो है सिख पेजेंट्स को दोबारा से रैली किया एंड कैरिड ऑन ए विग्रस अनइक्वल स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल आर्मी फॉर 8 years। 1715 में बंदा सिंह बहादुर जी को कैप्चर कर लिया गया था फरुखशियार के दौरान, एंड ही वाज पुट टू हिज डेथ। हिज डेथ गिव ए सेटबैक टू द टेरिटोरियल ambitions of the Sikh and their power basically declined since that। बाकी उसके बाद दोबारा से इन 1800 सेंचुरी मतलब 1799 के बाद फिर दोबारा से सिख एम्पायर एस्टेब्लिश किया जाता है महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा। Invasions of the Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali and consequent dislocation of the Punjab administration give the Sikh an opportunity to rise once again। दोबारा से बेसिकली now ये 1740 से लेके 1770 के बीच में कांस्टेंट एक्सटर्नल इन्वेजन होते रहते हैं। तो मुगल पावर फिर से कंप्लीटली जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो दे गेट अ रिसर्जेंस हो जाती है उनकी। नाउ द थिंग इज दिस, withdrawal of the Abdali from the Punjab, they began to fill the political vacuum। तो from 1765 to 1800 वापस पंजाब और जम्मू दोबारा से सिखों के कंट्रोल में चला गया।
सिख वर ऑर्गेनाइज इनटू 12 मिसल। मिसल का मतलब कॉन्फेडरेसी, मतलब कि 12 डिफरेंट ग्रुप हैं जो कि एक अलग पूरे के पूरे ये पंजाब और जम्मू के प्रोविंस को हैंडल करते हैं। 12 मिसल, और ये मिल के एक इकट्ठे एक सिख एम्पायर बनाते हैं। दे वर ओरिजिनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो 12 के 12 जो मेंबर्स हैं इनकी इक्वल वॉइस थी इन डिसाइडिंग द अफेयर्स ऑफ अ मिसल, इलेक्टिंग इट्स चीफ एंड द अदर ऑफिसर्स। ग्रेजुअली जो ये डेमोक्रेटिक करेक्टर था ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और जो ज़्यादा पावरफुल चीफ है वो उसको डोमिनेट करने लग जाते हैं। एंड जो ये ब्रदरहुड ऑफ यूनिटी थी खालसा की, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाती है, क्योंकि ये जो 12 चीफ थे ये एक दूसरे के साथ कांस्टेंट क्वेरल में हो जाते हैं। देन फाइनली इन्हीं 12 मिसल्स में से एक मिसल का जो लीडर था वो राइज होता है, ही इज दी रंजीत सिंह। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी रंजीत सिंह, ही वाज द चीफ ऑफ द सुकरचकिया मिसल, ही रोज इनटू द प्रोमिनेंस। ठीक है, ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799, अमृतसर इन 1802 एंड सारे के सारे जो सिख चीफ थे उनको बेसिकली अपने अंडर ले आते हैं एंड ही एस्टैब्लिशेस हिज ओन किंगडम इन दी पंजाब। बाद में इन्होंने कश्मीर और पेशावर और मुल्तान को भी बेसिकली अपने सिख एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। तो जितने भी सिख चीफ थे पुराने मिसल्स के, दे बिकेम दी जमींदार्स एंड दी जागीरदार्स अंडर दी किंगशिप ऑफ दी महाराजा रंजीत सिंह जी। He didn't make any changes in the system of the land revenue. मुगल्स वाला जो सिस्टम था वही चलता रहा था। Land revenue was collected on the basis of the 50% of the gross produce. सिंपल सिस्टम चल रहा है। वेल डिसिप्लिन्ड पावरफुल आर्मी थी विद द यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स। हिज न्यू आर्मी वाज नॉट कन्फाइंड टू सिख। बेसिकली अब पहले सिखों की आर्मी थी लेकिन अब उसके अंदर गुरखाज हैं, बिहारी हैं, ओडिया हैं, पठान हैं, डोगरा हैं, पंजाबी मुस्लिम्स भी हैं। मॉडर्न फाउंड्रीज फैक्ट्रीज बना देते हैं लाहौर के अंदर। ही एम्प्लॉयड मुस्लिम गनर्स ऑल्सो। It is said that he possessed the second best army in the Asia after the English East India Company, specifically. Now he was tolerant and liberal in the religious matter. He was a devout Sikh. अब देखो एक उनका anecdote है. He was known to step down from his throne to wipe the dust of the feet of Muslim mendicants with his long grey beard. I've got no explanation of it. somehow or the other मतलब इन्वर्टेड कॉमाज में है, तो हिस्टोरियन कहीं से किसी किताब से पढ़ गया है, कोई एनेक्डोटल एविडेंस है इस चीज का। His most prominent and trusted minister was the फकीर अजीजुद्दीन, while his finance minister was the दीवान दीनानाथ। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों सिख एम्पायर के अंदर बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर हैं। In no sense was Punjab ruled by Ranjit Singh a Sikh state. Political power was not used for Sikh benefit. On the other hand, जो Sikh peasant थे, it was as much भाई पूरी किताब में एक जगह पे नहीं लिखा हुआ कि पेजेंट के साथ चाहे कोई भी हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे महाराजा रंजीत सिंह जी हो, चाहे बंगाल के नवाब हो, चाहे निजाम का हैदराबाद हो, चाहे मुगल एम्परर हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जहां जाते हैं पेजेंट्स को रह देते हैं। बट जीवन में कुछ भी हो पेजेंट नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ सोल्जर हो, अपना मरो वरो, काम खत्म करो, दी एंड करो। या तो जीत गए तो बहुत ही लाइफ सेट है, जीत गए भाई यार, वॉर जीत गए, मजा आ गया, जनरल बन गए, हैदर अली बन गए, एंजॉय चल रहा है लाइफ का। कुछ भी हो पेजेंट नहीं होना चाहिए आदमी को। मैंने देख लिया लाइफ में क्या नहीं, पेजेंट नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए, जस्ट डोंट बी। ऑन अदर एंड सिख पेजेंट एज मच ऑप्रेस्ड बाय सिख चीफ एज वाज द हिंदू और मुस्लिम। तो भाई कब बचेगा पेजेंट? ना रिलीजन से बच रहा है, ना कास्ट से बच रहा है, ना धर्म से बच रहा है, ना इकोनॉमी से बच रहा है। आखिर पेजेंट करने क्या आया है जीवन में? कोई भी राजा आता है पेल देता है, हिस्ट्री में देखो कहीं पे भी। 1809 में रंजीत सिंह जी को बेसिकली फॉरबेड कर दिया गया था कि ही विल नॉट क्रॉस द सतलुज, एंड ही रियलाइज हिज स्ट्रेंथ वाज नो मैच फॉर द ब्रिटिश ऑल्सो। सो उन्होंने भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रियलिज्म फॉलो किया और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को असेस करके उन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया कि इनके पंजाब के सिख एम्पायर के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक डील हो गई थी ये 1809 के बीच में, कि जो सतलुज है सिख एम्पायर वाले यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी। तो एक प्रकार की बाउंड्री लाइन बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिख एम्पायर के बीच में। ठीक है, he didn't remove the foreign threat, he only left it over to his successor, और completely अंग्रेजों को खत्म नहीं किया ना। So after his death, kingdom was torn by an internal struggle for the power. English moved in and conquered it. तो इंग्लिश जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ होती है 1839 में, और 1845 और 1848 में दो एंग्लो सिख वॉर होती है, जिससे बेसिकली जो सिख एम्पायर है, पंजाब है पूरा का पूरा, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉन्कर कर लिया जाता है। दिस माई फ्रेंड्स इज द स्टोरी ऑफ दिस स्मॉल स्टेट्स। नाउ इसके बाद अब हमने ये देखिए, अगर आप नोटिस करें तो हमने ये पूरा का पूरा मैप कर लिया। ठीक है, पूरा का पूरा मैप कर लिया है, ये स्पेसिफिकली पूरा का पूरा एरिया, जो कि अभी तो इस मैप में, तो क्योंकि ये मैप 1751 का है, सो दिस इज इन द हैंड ऑफ द अफगान्स, बट दिस गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द सिख एम्पायर लेटर ऑन।
in the second half of the 1750. We have done the Rajputs, we have done the Jat and the Rohillas and the Bangash and the Awadh and the Bengal and the Nizam and the Carnatic and the Mysore and the Karnataka. एक बचा हुआ है ये मराठा कॉन्फेडरेसी का एरिया. नाउ द थिंग इज दिस कि अब लास्ट में आ रहा है मराठास. मराठास को लास्ट में इसलिए किया गया है क्योंकि मराठास वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट, मोस्ट पावरफुल रीजनल पावर टू बेसिकली ग्रो. मराठास जो थे ये सबसे ज्यादा पावरफुल रीजनल पावर थी, इज द मोस्ट पावरफुल रीजनल पावर. इन ऑल ऑथेंटिसिटी मराठास हैड द कैपेसिटी कि मराठास जो है मुगल पावर को बेसिकली रिप्लेस करके पैन इंडिया पावर बन जाते हैं. एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये पूरा का पूरा एरिया इन्होंने पूरा हैदराबाद को भी कंट्रोल में कर लिया था, ये बंगाल से अवध को भी इनके साथ डील कर लिया था, दिल्ली राजपूत को भी सब्सिड्यू कर लिया था. तो ये पूरा का पूरा एरिया एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मराठास के अंडर आता था. जो बिगेस्ट चैलेंज था अगेंस्ट द ब्रिटिश दैट वाज द मराठास. मराठास ही बेसिकली जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर सकते थे. ये एक लास्ट है. दिस वन इज हैज टू बी स्लाइटली मोर डिटेल्ड. तो ये हम मराठा पावर का जो है राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा पावर, इसको हम बेसिकली कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं सोनली फॉर द सेम रीजन क्योंकि इसके अंदर एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एंड राइट नाउ ऑल्सो देयर हैव बीन अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टुडे. तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस बार इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. सेकेंड, इस चैप्टर का, इसी सेकंड वाले चैप्टर का एक और सेक्शन है सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल. ठीक है, 18th सेंचुरी के दौरान ये जो 1700 से लेके 1800s तक बेसिकली उस समय की इंडिया की सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी. देखो, क्रक्स ये है कि पेजेंट बहुत गरीब थे और दूसरा क्रक्स ये है कि पेजेंट और ज्यादा गरीब होते गए. तीसरा ये है कि पेजेंट्स को ऑप्रेस किया जाता रहा सैडली. बट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थोड़े से कुछ यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और डेटा है जिसको हमें थोड़ा यहाँ से याद करना है. ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर वाज टेक्निकली बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट. 17th में भी, 18th में भी, 19th में भी, 20th में भी, 21st के भी लक्षण कुछ ज़्यादा बहुत अच्छे अभी तक हुए नहीं हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉरफेयर हार्म्ड द कंट्रीज इंटरनल ट्रेड. कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. दिल्ली वॉज प्लंडर्ड बाय नादिर शाह एंड बाय अहमद शाह. ठीक है, एजुकेशन ज़्यादा हम नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत कर रहे थे. दैट्स द क्रक्स ऑफ इट दैट विल डू टुमारो. ठीक है, सोशल और कल्चरल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी. यही हिस्ट्री का है. द थिंग इज दैट कि दिस बुक हैज़ टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग. सो द मोमेंट दे टेल समथिंग गुड दे ऑल्सो टेल कि ओके इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमने बोल दिया, थोड़ा सा बेकार भी था. Caste was the central feature of the social life of the Hindus, and it was again in the Muslims also. Muslim was no less divided by the consideration of, वो भी divided थे. फैमिली सिस्टम वॉज प्राइमरली पेट्रियार्कल. लड़की लोगों को पढ़ाई को नहीं मिलता था, एक दो को मिलता था, सबको नहीं मिलता था. जैसे बताएंगे कि दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव एज मदर्स एंड वाइफ्स ओनली, फिर वहां पे बता देंगे. बट ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं था. अहिल्या बाई ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेड इंदौर फ्रॉम 1766 टू 1796. तो ऐसे थोड़ा सा अच्छा बताते हैं. Boys and girls were not permitted to mix with each other. But why? Why they don't need to mix with each other? I don't think so. There's no need to mix with boys and girls. पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे यार. कस्टम ऑफ सती था, विडोज था, मतलब महिलाओं के साथ अच्छा नहीं रहा है 18th सेंचुरी बहुत ज़्यादा. कल्चरली इंडिया एग्जॉस्ट हो चुका था, वॉर चलती रहती थी, तो कल्चरली भी हम थोड़े से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए. थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए जो कि लिखा होगा इधर उधर. जैसे मलयालम लिटरेचर में ट्रेवनकोर के जो रूलर्स थे मार्तंड वर्मा और राम वर्मा, इसके अंडर थोड़ी सी कल्चर डेवलप होती है. और उसके बाद जो सफदरजंग के अंदर जो लखनऊ की कल्चर डेवलप होती है वो थोड़ी सी डेवलप होती है. यहीं पर इसी समय कथकली पूरा का पूरा लिटरेचर और ड्रामा और डांस की तरह एक फुल फॉर्मेट ऑफ आर्ट में डेवलप हो जाता है. बट द थिंग इज दिस, सो बेसिकली टू बिग लार्ज सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर आर रिमेनिंग. द फर्स्ट वन इज मराठास के बारे में पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना. नाउ इन सारे के सारे जितनी भी ये जो रीजनल स्टेट्स हैं इसमें मराठास सबसे इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि मेंस में जो क्वेश्चन है वो मराठास के ऊपर आ सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स जनरली वो छोटी वाली चीज़ों पे, जैसे कि रोहिल्लाज और बंगाश पठान पे या फिर जाट्स के ऊपर या फिर राजपूत्स के ऊपर, जो छोटे वाले चीज़ें हैं उनको प्रीलिम्स के ऊपर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं क्योंकि दोस थिंग्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर. बट व्हेन इट कम्स टू मेंस दे जनरली गो इन स्लाइटली बिगर ओवरव्यू. तो एक बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हमें मराठास के बारे में चाहिए कि मराठास की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, हाउ डिड दे बिकम द इंडियन सुपर पावर एंड व्हाट एक्चुअली स्टॉप्ड देम इनटू रिप्लेसिंग मुगल्स. अब कैच क्या, दिस इज दिस नाउ इफ यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ द सिचुएशन. ये सिचुएशन क्या है, दिस इज दिस थिंग. क्या हो गया है, द मुगल्स आर डाइंग स्लोली. ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा कि कैसे वो धीरे धीरे एंड होने लग रहे हैं ना. मुगल्स की जगह पर छोटे छोटे स्टेट्स रिप्लेस हो रहे हैं. ओके, देयर आर, यहां पर अवध हो गया है,
यहां पर बंगाल हो गया है। ये दोनों के दोनों क्या थे, पहले मुगल के प्रोविंसेस थे, अब ये इंडिपेंडेंट बन गए। यहां पे हैदराबाद का निज़ाम हो गया है और कार्नेटिक वाले हो गए हैं। ये भी दोनों के दोनों क्या थे, बंगाल के एक प्रकार से प्रोविंसेस थे। देन इसके बाद यहां पर राजपूत जो भी अगेन बंगाल के प्रोविंसेस नहीं थे, बंगाल के सब सॉरी मुगल्स के प्रोविंसेस थे, एक प्रकार से राजपूत भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। देन इसके अलावा यहां पर स्पेसिफिकली एक मैसूर का एरिया है, और मैसूर के साथ साथ यहाँ पे ट्रेवनकोर या फिर उसको आप केरल भी कह सकते हो, केरल का एरिया है। एंड इन द मिडल देयर आर मराठास। इनमें से किसी को उठ के खड़ा होके सुपर पावरफुल बन के मुगल्स को रिप्लेस करना था। दिस इज द स्टोरी विच वी आर ट्राइंग टू लर्न कि कौन है ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और यहां पर हो गया है सिख, पंजाब का जो एरिया है, सिख एम्पायर हो गया है। यहां पे बीच में छोटा से बेसिकली मुगल रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम ऑफ दिल्ली। वन ऑफ दिस कुड हैव रिजन अप एंड बेसिकली टेकन दैट स्पेस, लेकिन हुआ नहीं। यहां पे स्पेसिफिकली एक नया एंट्रेंट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश। सो अगले वाले चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मराठास कौन थे, क्या थे, एंड देन उसके बाद रादर देन स्ट्रेट फॉर गोइंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी वी विल जस्ट हैव अ लुक एट द सोशल एंड कल्चर ऑफ 18th सेंचुरी। एक ही छोटा सा चैप्टर है वो, 18th सेंचुरी की कल्चर इस बुक में इतनी ही डिस्कस कर रखी है, सोशल एंड द कल्चर ऑफ द 18th सेंचुरी। एंड वंस वी आर डन विद दैट देन वी वुड अंडरस्टैंड कि भाई कौन है ये ब्रिटिशर्स, कहाँ से आए हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, और कैसे एक एक करके, जैसे ये ब्रिटिशर्स पहले बंगाल को डिफीट करते हैं, फिर उसके बाद मैसूर को डिफीट करते हैं, फिर मराठास को डिफीट करते हैं, राजपूत के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं, फिर सिखों को डिफीट करते हैं, यहाँ पे साइड में सिंध एम्पायर है उसको डिफीट करते हैं, कार्नेटिक को पहले ही डिफीट कर लेते थे, बंगाल से पहले ही कंट्रोल में कर लेते हैं, मैसूर के साथ साथ केरल को भी ले लेते हैं, हैदराबाद के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं, और 1856 में अवध को भी बेसिकली अनेक्स कर लेते हैं। तो 100 साल लगे इनको और इन्होंने पूरे के पूरे इन सारी की सारी रीजनल स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड इन 1858 द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड बिकेम द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। दिस इज द स्टोरी। अब देखो मैं फिर दोबारा से एक बार एक बात बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखो you are watching this video on the YouTube, right? There's a problem of too much information nowadays, in the sense is that the number of the strategies, the number of the suggestions, the number of the advice, number of the guidance and the mentorship that is available in the market and the YouTube is literally innumberable. Actually, it would be difficult to actually number all of them, and a lot of people are basically doing it with a good intention. पर देखो कभी भी कुछ भी करते वक्त ये बात ध्यान रखना that the simplest thing is basically the first and the last solution always. Everything else which is trying to make it complex will actually backfire on you one way or the other, whether you'll understand it later on or whether you can actually listen to the sense right now. When it comes to history, हमेशा कभी भी हिस्ट्री को पढ़ते वक्त एक बात को ध्यान रखना है कि 6 से 8 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में और कुछ भी नहीं आएगा इससे, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री के 6 से 8 क्वेश्चन आने के अलावा नहीं आते हैं, दैट्स द लिमिट। दिस इज इट, दे कांट आस्क मोर देन 50 क्वेश्चंस ऑफ इट, 6 से 8। दूसरा जो हिस्ट्री है हमारे मेंस के अंदर 30 से 40 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछी गई है। अब ये जो चीज़ है मेरे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपना प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे और मेंस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, पिछले 5-6 सालों का, 10 सालों का देख लो, यू विल एक्चुअली रियलाइज कि हाँ इतना ही है। नाउ फॉर दिस यू डू नॉट नीड टू डू मल्टीपल सोर्सेज, इसके लिए लिमिटेड टाइम ही लगाना, इसके लिए लिमिटेड मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सब्जेक्ट जिससे प्रीलिम्स में 15-20 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 200 नंबर का क्वेश्चन, मेंस में 200 नंबर का पूछा जाता है, उसके लिए भी सिंगल सोर्स ही चाहिए, बट मोर सो फॉर दिस नंबर, दिस अमाउंट ऑफ द क्वेश्चंस, रिमेंबर दैट। एंड आई विल रिपीट इट एंड रीआइटरेट इट वंस अगेन, सिर्फ ये मॉडर्न हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक स्पेक्ट्रम, सिर्फ यही चाहिए हिस्ट्री के लिए, आई गारंटी यू। मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि हिस्ट्री कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू डू दीज 2 सीरीज जो कि आपने ये मैंने जो न्यू एनसीईआरटी की डाली हुई है इसमें प्लेलिस्ट में, एंड विल कंप्लीट दिस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एंड देन विल डू द स्पेक्ट्रम ऑल्सो। अगर तुमने ये सीरीज कर ली तीनों की तीनों, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट रीडिंग दी बुक्स एंड बेसिकली डूइंग सम एमसीक्यूज। आई गारंटी यू दैट nothing else would be actually need to be done when it comes to the prelims and the mains question. मतलब आंसर राइटिंग और मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। So don't run behind 1000 new sources, new books. There is nothing in these new books. वो सारी की सारी न्यू बुक्स इन्हीं बुक्स का बेसिकली
नया वर्जन है या थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड और कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ है नहीं. You would actually have more and better chances of solving those questions if you follow only these two books, right? कोई बात नहीं, कल हम तीसरा चैप्टर करते हैं. We'll do the third one tomorrow. Till then, have a nice day. Also, can you please subscribe this channel? Because I have to say all these things now. Why the black and white, sir? Because I told you we are doing history, and I couldn't think of any other creative thing to do. Also, I just wanted to do it in black and white for the novelty factor. Well, basically, there is no reason. I was just finding it funny. We'll see you in the lecture number 3 then. Bye.